वेलकम टू बूस्ट आई पीसीएस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे घटना चक्र का दृष्टि करंट अफेयर। ये ईयरली वाला है जिसमें जुलाई 2025 से जून 2026 तक का करंट अफेयर है। ये लगभग एक साल का करंट अफेयर है। अगर आप लोग दिसंबर में टारगेट कर दो स्टेट पीसीएस लाइक यूपी पीसीएस का, तो उस केस में आपको ये मैगजीन पढ़नी है। इस मैगजीन के साथ साथ आपको ये मैगजीन जो कि ईयरली वाली है, लगभग इसमें 240 पेज हैं। इस 240 पेज में 140 पेज ऐसे हैं जो आपके लिए काम के हैं, बाकी हम स्किप करेंगे। जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वही हम पढ़ेंगे इसमें। प्लस इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्या है कि इसके अलावा आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इनके आपको ये जो 5 महीने हैं, इन 5 महीने के मंथली वाला जो करंट अफेयर है उसको देखना है। उस मंथली को जब आप कर लोगे तो आपका जो अगली दृष्टि आएगी ना पेपर के पहले, वो यार 20 या 25 दिन पहले आती है। उस टाइम पे आपको पढ़ना थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन अगर आप एक बार पढ़े हो तो रिवाइज करना आसान होता है। इसलिए अभी हम क्या करेंगे, इसको एक बार पढ़ेंगे, जिससे क्या है कि आगे जो पेपर आएगा तो उसमें हमारे लिए रिवाइज करना आसान है। एक बार हम ये समझ लेते हैं हमें पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले इसमें देखो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, ये पॉइंट्स टू बी रिमेंबर जो यहाँ पे करंट अफेयर है ना, इसी को वन लाइनर में दे रखा है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको एक बार आप रिकॉल कर लो। तो इसको भी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे ये सारी चीज़ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम नेशनल अफेयर्स पढ़ेंगे। नेशनल अफेयर ये इतना है, ये सारी न्यूज़ पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको स्किप करेंगे और जो इंपॉर्टेंट है वो सारी हम पढ़ेंगे। देन हम इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ेंगे। इसमें इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल इलेक्शन, देन इंटरनेशनल डिजास्टर्स, ये पढ़ेंगे। देन अगला इकोनॉमिक अफेयर पढ़ेंगे। इकोनॉमिक अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बजट वगैरह का पोर्शन होता है, तो ये आपकी एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ जी तक है। इसमें फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, की पॉलिसी डॉक्यूमेंट, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, नेशनल ग्लोबल इंडिसेस, देन इंटरनेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मिसलेनियस, ये सारा पढ़ेंगे। देन आपका साइंस टेक का पोर्शन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। रिसेंट एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज़ साइंस टेक का, देन बॉडी एंड हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, देन डिफेंस, देन मिसलेनियस, ये पढ़ेंगे। देन इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट भी इंपॉर्टेंट है, तो ओवरऑल ये मैगजीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके जो इन्वायरमेंट है, साइंस टेक है, इकोनॉमिक, इसमें तो डायरेक्टली करंट ही पूछा जाता है, तो ये अभी से अगर आप पढ़ के रखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्लस जो मंथली मैगजीन है, अगर आप उसको पढ़ रखे हो तो आपको रिवाइज करने में आसान है। जब इस मैगजीन का दोबारा कॉपी आएगा तो उस टाइम पे आपके लिए आसान रहेगा इसको रिकॉल करने के लिए। ओके, और हाँ एक और पॉइंट, जैसे पीडीएफ से मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो आप सबके लिए बेटर ये रहेगा कि आप लोग इसकी बुक आती है, उस बुक को परचेज कर लो। इससे क्या होगा, आपको रिवाइज करने के लिए आसान होगा। अदरवाइज मैं इस पीडीएफ को तो शेयर नहीं कर सकता कॉपीराइट इशू का, बट इसकी नोट शेयर कर दूंगा कि मैं जो इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट का नोट बनाऊंगा उसको शेयर आपको कर दूंगा, जिससे आपको 100 पेज के अंदर ये सारा रिवाइज करने में आसान आएगा, आराम से आप रिवाइज कर लोगे। ओके, फिलहाल मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप बुक खरीद लेंगे तो आपके लिए फार बेटर रहेगा। ओके, देन हम स्टार्ट करते हैं अपने। देखो ये पॉइंट टू रिमेंबर, ये अभी आपको नहीं पढ़ना। जैसे नेशनल का है तो वही नेशनल के वन लाइनर दे दिया। देन इसी तरीके से इसमें अभी आप देखोगे तो इंटरनेशनल वाला वन लाइनर दे दिया। देन आगे ऐसे ही इकोनॉमी का वन लाइनर दे दिया। देखो वही जो आप डिटेल में पढ़ते हो उसी को वन लाइनर है एक तरीके से। देन साइंस का वन लाइनर दे दिया। देन आगे है न्यूज़ इन शॉर्ट, जो वन लाइनर अगेन। देन यहाँ से स्पोर्ट्स का वन लाइनर। देन आते हैं करंट अफेयर मेन पोर्शन। देखो यहाँ ये आपको अच्छे से पढ़ना है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली आता है और ज़्यादा नहीं, 100 पेज के आसपास है लास्ट 6 मंथ, और बाकी एक एक मंथ का तो हम आगे एग्जाम के साथ पढ़ेंगे ही। ओके, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है 12th इंटरनेशनल योगा डे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, देखो योगा डे जैसे आप लोग को पता है, इस लाइन में जैसे जून 21, 26, जून 21 को मनाया जाता है। ये 12वां है, 2026 में 12वां मनाया गया था। इस तरीके से कब से स्टार्ट हुआ, 2014। अब देखो इंटरनेशनल योगा डे स्टार्ट कब हुआ है, ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आपसे यहाँ पे ये पॉइंट है ना, 11 दिसंबर 2014, मतलब 11/11/14। अब देखो मोदी जी 14 में आए, तो 2014 में जब मोदी जी आए तो उन्होंने स्टार्ट किया, तो 11/11 मतलब 11/7 11 11 11, ठीक है। तो
ऐसे आप याद करिए कि 1111 ऐसे। तो अब इसमें देख लेते हैं इस बार जो हुआ है उसमें इंपॉर्टेंट क्या है। इस बार जो हुआ है वो रेड रोड इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। देखो इस बार जैसे इन्होंने कोलकाता वेस्ट बंगाल वाला इलेक्शन जीता, तो वेस्ट बंगाल इलेक्शन जीतने के बाद पहला इन्होंने वेस्ट बंगाल में फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे। ओके, ऑफिशियली सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर बार कोई ना कोई एक लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, तो इस बार वेस्ट बंगाल थी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, ये 3500 पीपल इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड लार्जेस्ट कलेक्टिव सेलिब्रेशन, ये देखो हमेशा रहेगा, जो अगला योगा डे रहेगा वो इससे लार्जेस्ट रहेगा। तो आप याद रखिए कि जो भी योगा डे हुआ रहेगा जनरली मान के चलिए वो लार्जेस्ट है। ओके, उसके बाद इसकी थीम क्या है, कनेक्शन, यूनिटी, हार्मोनी। ओके, ये आपका रिप्रेजेंट इसको करता है। बाकी थीम इसके देख लीजिए, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, ये इंपॉर्टेंट है। ये थीम यूपीपीसीएस पूछता है आपके लिए। इसमें देखो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ 12 है 2026 में। रेड रोड कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। वर्ल्ड लार्जेस्ट है तो बेसिक है। योगा फॉर हेल्दी एजिंग ये इसकी थीम है। देन बाकी ये सारे जैसे 100 डे काउंटडाउन विज्ञान एट विज्ञान भवन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 75 डे 2050, ये तो वही मतलब आजकल चलने लगा है ना कि 100 डे बचे हैं, 25 डे बचे हैं, 20 डे बचे हैं। आजकल मैरिजों में देखो देते हैं 7 डे काउंटडाउन 8 6 5 4 3, तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। ओके, दूसरा पॉइंट इसमें जैसे द इवेंट क्रिएटेड ए न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। बेसिक ऑब्वियस सी बात है भाई, जो भी योगा डे रहेगा इंडिया में जहाँ ऐसी सिटी में सेलिब्रेट होगा तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तो क्रिएट करेगा ही। देन अगला, कंपेन 100 डेज 100 सिटीज़ 100 ऑर्गेनाइजेशन इनकरेज रेगुलर योगा प्रैक्टिस अक्रॉस इंडिया। अब देखो आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा 100 डेज 100 सिटीज़ 100 ऑर्गेनाइजेशन किससे रिलेटेड है, तो ये योगा प्रैक्टिस से रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, योगा 365 encourages people to practice yoga every day, not only on 21st जून। तो ये बेसिक चीज़ है योगा 365। आप इसमें क्वेश्चन वैसा नहीं बनता। हाँ, अगला क्वेश्चन जो बनता है, इंटरनेशनल योगा डे वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट द यूनाइटेड नेशन इन सितंबर 2014। ये प्रपोज हुआ था सितंबर 2014, बट यूएन डिक्लेयर जून 21 एज ए इंटरनेशनल योगा डे ऑन 11 दिसंबर 2024। अब देखो आप इसको ऐसे 11/11 किस में 2014 में तो मोदी जी आए थे, तो उसके साथ 2014 आप याद करिए। बाकी 193 मेंबर्स हैं, 173 को स्पॉन्सर्स, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो 4-5 न्यूज इंपॉर्टेंट थी, हमने देख लिया। उसके बाद द फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे वाज हेल्ड एट द राजपथ न्यू दिल्ली। बेसिक सी बात है, सेंट्रल का कंट्रोल अपना सब कुछ यहीं पे है, दिल्ली से होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहला योगा डे यहीं सेलिब्रेट हुआ है, आसान है आपके लिए याद करना। और फर्स्ट एडिशन में पार्टिसिपेशन ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जो होगा वो मैं बता दूंगा। इट देन क्रिएटेड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट सेशन एट ए सिंगल वेन्यू। ऑब्वियस सी बात है, जो भी सेशन होगा वो लार्जेस्ट होगा अगर ऐसे इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है तो। ओके, देन यहाँ पे अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। अब देखो बेसिक सी बात है, अब अहमदाबाद का है, कोटेश्वर रोड है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे इंडिया में पता नहीं कितने सारे प्रोजेक्ट बनते रहते हैं। एक बार को यूपी का होता तो हम थोड़ा सा देखते, बट यहाँ पे बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पूरा छोड़िए आप न्यूज। देन इनॉग्रेशन ऑफ द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आने के काफ़ी हाई चांस हैं इसमें, तो इसको इंपॉर्टेंट सारे देख लेंगे। देखो कॉमर्शियल ऑपरेशन जेवर एयरपोर्ट का ऑफिशियली कब हुआ, जून 15, 2026। ये याद कर लीजिए डेट, ये याद कर लीजिए, जितना आप इसको याद अच्छे से याद करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसलिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चांस है कि इससे क्वेश्चन पूछा जा सके कि किस डेट को, तो आपका जून 15 ये यहाँ पे स्टार में लगा दे रहा हूँ। देन द फर्स्ट कॉमर्शियल फ्लाइट ऑपरेटेड बाय इंडिगो, दूसरा न्यूज़ क्या, इंडिगो। फर्स्ट कॉमर्शियल फ्लाइट किसने ऑपरेट की, इंडिगो ने। अराइव्ड फ्रॉम द लखनऊ, जून 15, 2026, इंडिगो, और कहाँ से, लखनऊ से। देन अब देखो ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी चीज़ हो तो कौन इनोग्रेट करेगा अभी प्रेजेंट टाइम में, आप गेस करिए, अपने पीएम नरेंद्र मोदी। इनोग्रेटेड द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फेज़ 1, अभी ये फेज़ 1 हुआ है ऑन 28 मार्च 2026। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट कॉमर्शियल फ्लाइट इस डेट को हुई थी, बट इनोग्रेशन इस डेट को हुआ था। ओके, एट जेवर इन डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर, ये नोएडा में ही पड़ता है, जीटीबी गौतम बुद्ध नगर। ओके, उसके बाद इसमें आता है द एयरपोर्ट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एट ए कॉस्ट। देखो अब ये यूपी का प्रोजेक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, तो इसका कॉस्ट भी आप याद रखिएगा।
11,200 crore. Along with its inauguration, the cargo terminal was also inaugurated. He also laid the foundation stone of the maintenance, repair and overhaul MRO facility. MRO facility बेसिक चीज़ है, कोई ऐसा वो नहीं है. देखो एक न्यूज़, ये 2-3 न्यूज़ हैं जो याद रखिएगा. ओके, देन अगला, विद द इनॉग्रेशन द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उत्तर प्रदेश हैज बिकम वन ऑफ द स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट. देखो बेसिक चीज़ें, उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा है और कई सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, तो इस तरीके से हाईएस्ट नंबर ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट. आपका काम ये है, आप कमेंट करके ये बताइए कि कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी यूपी में है. यूपी बताइएगा, ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है. ओके, इट इज़ नोट वर्दी दैट रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अप्रॉक्सीमेटली 29,000 crore टू फर्दर एक्सपैंड द उड़ान स्कीम. उड़े देश का आम नागरिक, ये गवर्नमेंट की काफ़ी फ्लैगशिप स्कीम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है. ओके, अब इसमें देखो टारगेट क्या था, 100 न्यू एयरपोर्ट और 200 न्यू हेलीपैड. तो ये अभी उड़ान स्कीम पुरानी हो गई तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. हाँ, एमआरओ याद रखिएगा, एमआरओ किससे रिलेटेड है, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहाल फैसिलिटी. ओके, ये एयरपोर्ट से रिलेटेड है. देन अगला, 13 March 2026 नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड Akasa Air announced a strategic partnership to establish the first MRO facility of the Akasa Air at Noida International. ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, MRO फैसिलिटी अकासा एयर के साथ है, ये डेट इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है. ओके, देन अगला इसमें ओबीएस वाला 2003 में अप्रूव हुआ था. नॉट वर्दी दैट प्रोजेक्ट वाज अप्रूव्ड बाय 2003 ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी. देन यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये 100% सब्सिडरी ऑफ द जूरिच एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी. ओके, हैज़ बिन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ द ग्रीन फील्ड इन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट. देखो एक बेसिक बात समझिए, जो यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है, ये 100% सब्सिडियरी है किसका, जूरिच इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ओके, तो इसका मतलब ये बेसिकली ऑपरेट कर रही है अभी यहाँ पे. बेसिक सी बात है, डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, ये सारी चीज़ तो हो गई. ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि कम्प्लीटली नया है. ब्राउन फील्ड का मतलब कि वहाँ पहले से था, उसमें रिनोवेशन या फिर कुछ चेंजेस हो रहे हैं. बाकी ग्रीन फील्ड का मतलब कम्प्लीटली न्यू. ओके, देन ये आपको इस बताने की जरूरत नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये आप टिक लगा दीजिएगा कहीं भी, क्योंकि 90% केस में क्या है कि अभी यही चीज़ चल रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. देन सिक्किम डिक्लेयर्ड फुल्ली लिटरेट स्टेट. देखो सिक्किम फुल्ली लिटरेट स्टेट डिक्लेयर हुआ है. ओके, डेट क्या है, 27 मई 2026. ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है सिक्किम के कॉन्टेक्स्ट में, बट सिक्किम वाले क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा एक नज़र मार लीजिएगा. 27 मई 2026 को ये डिक्लेयर हुआ है, तो इसी साल की न्यूज़ है, तो इंपॉर्टेंट तो है. ओके, बेंचमार्क क्या है, उल्लास स्कीम किससे रिलेटेड है, लिटरेसी, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऑफ फॉर ऑल इन सोसाइटी प्रोग्राम. देन हिमाचल प्रदेश वाज डिक्लेयर टू बी ए फुल्ली लिटरेट स्टेट इन सितंबर 2025 एंड बिकमिंग द 5th सच यूटी या स्टेट इन इंडिया. अब 4 कौन कौन से हैं वो यहाँ पे एक बार दे रखा है, देख लीजिए. देखो पहला गोवा, लद्दाख, मिजोरम, त्रिपुरा, 4 हो गए. उसके बाद अभी आपका यहाँ पे जो भी आपने देखा हिमाचल और अभी सिक्किम. ओके, तो इस तरीके से आपका सिक्किम 5वां बना है. ओके, गोवा, लद्दाख, मिजोरम, त्रिपुरा. हिमाचल क्लेम्स टू हैव ए लिटरेसी रेट 99.3% एज पर उल्लास प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011. अब देखो अभी जो रिसेंट का सेंसस है उसके बाद ये सारे डेटा काफ़ी चेंज होंगे, फिलहाल तो यही डेटा सही है. देन उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम. ओके, ये कब लॉन्च हुआ था, त्रिपुरा वाज डिक्लेयर्ड फुल्ली लिटरेट जून. अब देखो त्रिपुरा का जून 23 है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक, इसीलिए आप सिक्किम का याद रखिएगा. बाकी 5वां नंबर पे सिक्किम, बाकी 4 स्टेट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा. ओके, तो बेसिक ये है. आगे से हम थोड़ा और देख लेते हैं. देखो अब ओबियस सी बात है, गोवा का है तो सीएम प्रमोद सावंत. ओके, देन अगला इसमें है दिस अचीवमेंट मार्क्स ए मेजर माइलस्टोन इन इंडियाज परसुएट ऑफ द फुल लिटरेसी बाई 2030. फुल लिटरेसी का हमारा टारगेट पूछ सकते हैं कि कब का है, तो 2030 का है, एज इन्विजन इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022. ओके, 2020. देन अकॉर्डिंग टू सेंसस गोवा लिटरेसी रेट वाज 88.7%.
द लिटरेसी रेट इन त्रिपुरा अकॉर्डिंग टू द सेंस, देखो गोवा का अच्छा क्यों है, क्योंकि छोटा स्टेट है, इस पर थोड़ा ध्यान अच्छे से देते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग 88.7 है। गोवा हैज़ बिकम द सेकेंड स्टेट इन द कंट्री टू सरपास द नेशनली प्रिस्क्राइब्ड 95% फंक्शनल लिटरेसी बेंचमार्क। ओके, अर्लियर मार्च 2025 चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम लालदुहाम ऑफिशियली डिक्लेयर्ड मिजोरम एज द फुल्ली लिटरेट स्टेट। ये बेसिक चीज़ें। देन प्रायर टू मिजोरम ये लद्दाख था, तो ये सारी चीज़ ठीक है। अभी न्यूज़ में है सिक्किम, तो सिक्किम याद रखिएगा 5th फुल्ली है। ओके, 5th फुल्ली सिक्किम है। ये सारी चीज़ तो ठीक है, बेसिक है। देन अगेन देखो अब क्या है ना, इन स्टेट के सीएम भी याद रखिए। जैसे सिक्किम के अभी प्रेजेंट टाइम चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमांग। ओके, प्रेम सिंह तमांग, बेसिक। देन एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया 2024 रिपोर्ट। देखो ये रिपोर्ट, अब इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि फर्स्ट की रिलीज कौन करता है, तो ये एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया 2024 रिपोर्ट रिलीज करता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB। ओके, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ओके, इसके अंडर में NCRB रिपोर्ट को रिलीज करता है। इसके अलावा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, अगर उत्तर प्रदेश में कोई डेटा ऐसा है जो इम्पोर्टेंट है तो आप उसको देखिए, बाकी और डेटा उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है। ओके, तो देख लीजिए। इसमें देखो सबसे ज़्यादा परसेंटेज देखते हैं, परसेंटेज शेयर ऑफ द स्टेट यूटी इन एक्सीडेंटल डेथ। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा 16%, मध्य प्रदेश, देन उत्तर प्रदेश 3rd नंबर पे है। ओके, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, देन मध्य प्रदेश, देन उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश में 9.2% है, बाकी सब में ज़्यादा है। उसके बाद और भी डेटा है, आपको याद तो नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम ज़्यादा उसको नहीं घुसेंगे इसमें। ओके, बाकी आपको देखना देख लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, इसके अलावा देन इलेक्शन कमीशन अनाउंसेस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन फेज 3rd। देखो पॉइंट समझिए, अभी इसी को सर बोलते हैं, सर। ओके, सर काफ़ी सुर्खियों में है क्योंकि जो भी स्टेट है इलेक्शन जहाँ हो रहे हैं उसके पहले वहाँ पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है कि जो भी वोटर लिस्ट में नहीं है या फिर जो भी सही तरीके से नहीं है उनको हटाया जा रहा है और जो होने चाहिए उनको ऐड किया जा रहा है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड फेज 3 ऑफ द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स इन द फेज्ड मैनर। ओके, स्टार्ट कब से? मई 14, 2026 से, बिगिनिंग फ्रॉम May 30, 26। ओके, देन दिस फेज कवर 16 स्टेट एंड 3 UT। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे इंपॉर्टेंट क्या वो हम देखते हैं, आपको बताते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल बेसिस, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। आर्टिकल 324 है इसमें। ओके, आर्टिकल 324 अगर पूछा जाए किससे रिलेटेड, आर्टिकल 324 इससे रिलेटेड है। सर एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन द इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी पावर। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव द इलेक्शन कमीशन सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल ओवर द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल एंड कंडक्ट। तो 324 बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है। देन हाईलाइट इसमें बता दें कि ये सारा चीज़ है कि 16 स्टेट और 3 UT, सब उतना नहीं है। बाकी हाउस टू हाउस होता ही है, जो रहता है वो हाउस टू हाउस जाता है। Then more than 3.94 lakh booth level officers will participate in the revision process during phase 3. Okay, they will be assisted by 3.4 lakh booth level agents appointed by political parties during the inauguration phase. Okay, coverage of phase 3 special intensive revision phase 3 will not cover हिमाचल, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ओके, इसको कवर नहीं करेगा फेज 3 में, बेसिक ये है। बाकी इसमें डेडलाइन दिया है किसी स्टेट में कब है, ये आप याद तो कर नहीं पाओगे। ओके, इतना तो इसको स्किप करिए सीधा। उसके बाद प्रोग्रेस अर्लियर बता रहे हैं कि भाई 59 करोड़ इलेक्टोरल का इन्होंने कर लिया है, 30 स्टेट में कर लिया है। तो अभी नहीं, अभी क्या है कि दोबारा इसकी न्यूज आएगी ना पेपर के पहले, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, थोड़ा सा पुरानी है, इसको छोड़िए। असेंबली इलेक्शन रिजल्ट, देखो अब इस ऐसी न्यूज में आपको क्या करना है उसको बता देता हूँ। ऐसी न्यूज में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आप स्टेट याद रखिए, स्टेट पार्टी कौन सी जीती है, उसकी सीटें कितनी हैं और चीफ मिनिस्टर कौन है, बस इतना। स्टेट कौन सा है, पार्टी कितनी सीटें जीती है और चीफ मिनिस्टर, बस। जैसे सबसे पहले उन्होंने दिया वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, असम, UT, पुडुचेरी,
ये सारे यहाँ पे हैं। ओके, देखो एक पॉइंट है इसमें, जैसे जितने भी यहाँ पे स्टेट हैं, असम, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पे ना सभी में सिंगल सिंगल फेज़ हुआ है। केवल वेस्ट बंगाल ऐसा है जहाँ पे 2 फेज़ में हुआ है। ओके, आपको पता है वेस्ट बंगाल में काफ़ी ज़्यादा इशू हुआ था, बट ठीक है, वो हम अभी उस का मुद्दा नहीं है। उसके बाद देखो वोट परसेंटेज आता है सेकेंड पॉइंट पे कि वोट परसेंटेज कहाँ ज़्यादा है। तो फेज़ 1 में 93.19, फेज़ 2 में 91.66%, ओवरऑल 92.47%, जो कि सबसे हाईएस्ट है जितने भी इलेक्शन इस बीच हुए थे। ओके, तो वेस्ट बंगाल का 90 के ऊपर है, देन तमिलनाडु है, देन असम, देन केरला, देन पुडुचेरी। ओके, अब हम स्टेट देखते हैं यहाँ पे। जैसे आपने देखा वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2026। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या क्या याद रखना है। स्टेट आपका वेस्ट बंगाल है, बीजेपी की 208 सबसे ज़्यादा सीटें हैं। ओके, टोटल 294 सीटें, उनमें से बीजेपी की सबसे ज़्यादा सीटें हैं 208। ओके, और इसके बाद तीसरा चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी, जो कि बीजेपी की पार्टी के हैं। ओके, मई 9 2026 को उन्होंने ओथ लिया था, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना शुवेंदु अधिकारी। हाँ अच्छा, इनके गवर्नर काफ़ी न्यूज में रहते हैं। आदन रवि वेस्ट बंगाल के गवर्नर अभी हैं फिलहाल तो। ओके, आपके एग्जाम के पहले चेंज हो सकते हैं, तो उस टाइम पे पिछले अगले 4-5 महीने में जो भी गवर्नर चेंज हों, ओके, उनकी लिस्ट याद रखिएगा, उससे क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अब ऐसे ही तमिलनाडु में एक नई पार्टी है, तमिलागा वेत्री कजागम, टीवी की, जो कि एक्टर, अब तो चीफ मिनिस्टर बोलोगे उनको, जोसेफ विजय, इसके फाउंडर भी है और यही चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के फिलहाल। ओके, अब सीटों की बात की जाए, टोटल 234 सीटें और इनकी 108। देखो वेस्ट बंगाल में बीजेपी कितनी है, 208, इनकी कितनी है यहाँ पे तमिलनाडु में, 108। ओके, याद करने का तरीका, ये वेस्ट बंगाल है। ओके, यहाँ पे इनका 234 टोटल है, में 108 सीटें, बाकी इन्होंने समर्थन लिया दूसरी पार्टियों का। नेक्स्ट लेते हैं केरला के चीफ मिनिस्टर है वी.डी. सतीसन, कांग्रेस के वी.डी. सतीसन। ओके, और यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस का 63 है, बाकी CPI-M का 26, IUML का 22 और CPI का 8। तो ऐसे कई सारे, बट बेसिक इनका कांग्रेस की सरकार है यहाँ पे केरला में फिलहाल तो। ओके, देन असम असेंबली इलेक्शन, यहाँ पे हेमंत बिस्वा शर्मा, और बाकी 12 मई 2026 को चीफ मिनिस्टर बने दोबारा। ओके, और ये NDA मतलब स्पेशली बीजेपी के हैं, बट NDA को ज़्यादा सीटें मिली, जैसे कांग्रेस की 19 सीटें और NDA में बीजेपी है, ये हैं और ये हैं, BOPF है और AGP। ठीक है, तो टोटल इनकी इतनी सीटें, तो मतलब ये भी इनका मार्जिन भी काफ़ी था। ओके, देन सीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेंड्स, NDA लेड बाई बीजेपी वन 102 सीट्स विच रिप्रेजेंटेड सब्सटेंशियल इंक्रीज कंपेयर टू प्रीवियस इलेक्शन। बेसिक चीज़ें। अब आते हैं पुडुचेरी में जो बीजेपी का फ्रंट है, मतलब NDA जिसको बोलते हैं, उसकी सरकार है। ओके, और चीफ मिनिस्टर N. रंगास्वामी हु रिप्रेजेंट द AINRC वन द मतलब थातन चावादी कंस्टिट्यूएंसी। ओके, तो बेसिक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। टोटल 30 सीटें हैं यहाँ पे तमिलनाडु में, ये आप याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ ख़त्म होता है। देन क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, देखो अगर ऐसी कोई रिपोर्ट होती है तो सबसे पहले उसको रिलीज़ कौन करता है, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, तो इसको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB इसको बोलते हैं, NCRB रिलीज़ करता है, NCRB याद रखिएगा। अब देखो 2024 की रिपोर्ट है, तो थोड़ा पुरानी है, बट ठीक है, क्योंकि रिलीज़ हुई 6 मई 2026 को रिलीज़ हुई, इसलिए इम्पोर्टेंट तो है। ओके, तो इसमें बाकी देख लीजिए, थोड़ा सा डेटा है, डेटा आपके लिए उतना, देखो जो ऐसे डेटा देते हैं आप इनको जनरली एग्जाम में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसमें अपना टाइम वेस्ट करिए। अगर कुछ इसमें प्रोडक्टिव या पॉजिटिव न्यूज़ होती है तो उसको हम देख लेंगे इंपॉर्टेंट के लिए, एग्जाम के लिए, बाकी नहीं। अब देखो, अब जैसे ये बोल रहे हैं साइबर क्राइम कंटिन्यू टू राइज शार्पली, ऑब्वियस सी बात है भाई, 2026 में आप पढ़ते हो कि शार्पली राइज किया, अब जो 2028 पढ़ेगा वो अगेन पढ़ेगा कि भाई शार्पली राइज किया, क्योंकि क्राइम तो होगा। ठीक है, जितनी भी डेवलपिंग सिटीज़ हैं उनमें क्राइम तो होगा, बिल्कुल होगा। ओके, उसके बाद इकोनॉमिक ऑफेंस भी बढ़े हैं, फेक करेंसी बढ़े हैं, तो ये सब चीज़ बेसिक है, इसमें मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं बनता, तो मैं आपको ये बहुत ऐसा टाइम्स में नहीं लगाऊंगा।
बाकी ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, अगला है बीसीसीआई इज नॉट ए पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई। बीसीसीआई इज नॉट ए पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक कमेटी बनी थी, जस्टिस लोधा कमेटी, इसमें होना चाहिए वैसे। ओके, हाँ ये देखो रिकमेंडेशन ऑफ द एक्सपर्ट बॉडीज, जैसे जस्टिस आर एम लोधा कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2015 हैड रिकमेंडेड रिफॉर्म इन बीसीसीआई। ओके, लोधा, याद रखिएगा लोधा, लोधा कमेटी किससे रिलेटेड है? बीसीआई की रिफॉर्म के लिए से रिलेटेड। ओके, अब इसमें क्या है, द लोधा कमेटी डिस्क्राइब बीसीसीआई फंक्शनिंग एज ए क्लोज डोर एंड बैक रूम अफेयर। टैगलाइन है क्लोज डोर एंड बैक रूम अफेयर। इट अर्ज पार्लियामेंट टू सीरियसली कंसिडर ब्रिंगिंग द BCCI under RTI. The Law Commission of India also recommended in 2018 that sports body performing public functions so should be brought under the RTI regime. However, these recommendations were not converted into law. ओके, देखो अब इसमें बेसिक चीज़ें क्या है वो हम देख लेते हैं, अभी न्यूज़ में क्यों उसको देखते हैं। बाकी आपने लोधा कमेटी की बात अगर आए तो BCCI के रिफॉर्म से रिलेटेड है। अब देखो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हैज upheld the board of control for cricket in India is not a public authority under the right of to information act बेसिक। अब ये ऑर्डर इस डेट को पॉज हो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद CIC dismissed the appeal after holding that the RTI act is not applicable to the BCCI in the facts of the case. Then CIC held that BCCI is not covered under the definition of the public authority under section 2H of the RTI act. Then Commission observed that the BCCI is registered as a private association under the Tamil Nadu Society Registration Act 1975. It held that mere registration under the statute does not make organization a public authority. Then the order means that citizens cannot seek information directly from the BCCI under the RTI Act. Okay, basic ये है, ऑर्डर ये है कि डायरेक्टली आप बीसीसीआई से इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, यही बेसिक ऑर्डर है। देखो अगर पूरी न्यूज़ को पढ़ें, चलो एक बार देख लेते हैं उसके बाद। इट क्लेम्स दैट इट डज नॉट फॉल विद इन द मीनिंग ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी अंडर द आरटीआई एक्ट। देन BCCI रजिस्टर्ड एज ऑटोनोमस सोसाइटी अंडर द तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975. इट हैज आर्गूड दैट इट इज़ नॉट ए स्टेट अंडर द आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो स्टेट की डिफिनीशन और 12 में है और वो उसमें नहीं आता है। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं वो ध्यान दीजिएगा। जैसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि BCCI RTI के अंडर में नहीं आता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ स्टेट के डिफिनीशन में नहीं है, और तीसरी चीज़ आदम लोधा कमेटी BCCI के रिफॉर्म से। इसके अलावा चौथी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से तो नहीं देखनी है फिलहाल। ओके, देन असम टेबल यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखो असम टेबल मतलब बेसिक रखा अपना उसमें, तो अभी जब ये पास हो जाएगा तो उसको हम ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। बट अभी इसमें ध्यान क्या देखना है, असम ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रपोज किया है, फिलहाल तो पास तो हो ही जाएगा। उसके बाद देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड किस में, आर्टिकल 44 में। ओके, इट आल्सो रिपील्स द असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डाइवर्स एक्ट 2024। देन मैरिज रिलेटेड प्रोविजन, बाइगमी एंड पॉलीगमी शैल इनवाइट इम्प्रिजनमेंट ऑफ द 7 ईयर्स। बाकी 18 साल 21 साल तो आपको पता ही, ये सारी चीज़ें ये सारे बेसिक हैं। इसमें जो आपको देखना है कि असम ने अभी रखा है तो ये मतलब 44 आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, बेसिक ये है। ओके, बाकी इंडिया में कुछ और भी स्टेट है उसकी लिस्ट हम देखते रहेंगे, इसमें आता है करंट में। ओके, हाँ देन देखो वंदे मातरम अंडर नेशनल ऑनर लॉ। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है और इस पर क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है न्यूज। यूनियन कैबिनेट गेट अप्रूवल ऑन 5 मई 2026 टू अमेंड द प्रिवेंशन ऑफ द इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। ओके, अब इसमें क्या है, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम में पनिशेबल ऑफेंस। देखो अमेंडमेंट 6 टू मेक इंसल्ट टू आर ऑब्स्ट्रक्शन इन सिंगिंग ऑफ द नेशनल सॉन्ग आपको पनिशेबल ऑफेंस बनाता है ये। ओके, Act 1971 Act protects national flag, Constitution of India, and the national anthem Jan Gan Man from the insult or intentional obstruction. Okay, the cabinet decision aims to give statutory backing to the protect the Vande Mataram. Okay, तो ये बेसिक चीज़ कहानी है। अब देखो
अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि वंदे मातरम की हिस्ट्री क्या है, उसको देख लीजिए। बाकी ये पूरी कहानी है, इसमें उतना चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बेसिक आप समझिए कि अभी ये प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट है, इसके थ्रू ये सब गवर्न होता है। इसमें और भी चीज़ें, ओनली वंदे मातरम नहीं है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ पे सीधा ही है नेशनल सॉन्ग्स एंड फ्रीडम स्ट्रगल, इसके लिए हुआ था वंदे मातरम। वंदे मातरम वाज कंपोज बाय द बंकिम चंद्र चटर्जी, ओके, बंकिम चंद्र चटर्जी। अब बंकिम बी से बंगाल, ओके, बांग्लादर्शन, फर्स्ट पब्लिश्ड इन बांग्लादर्शन 1875, लेटर इंक्लूडेड द आनंद मठ इन 1882। तो वही कहते हैं ना कि आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम फिलहाल तो। The song was set to music by Rabindranath Tagore and emerged as a powerful symbol of unity, sacrifice and devotion to the motherland. बेसिक ये क्यों हुआ था इसके लिए है। देन अगला, ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम आ चुकी है ऑलरेडी। जनवरी 24, 1950, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अनाउंस दैट वाइल जनगण मन would be the national anthem, Vande Mataram would be then honored equally as a national song. तो नेशनल एंथम जनगण मन, वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग। बेसिक, द सॉन्ग प्लेड ए मेजर रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल। देन अगला है, इट वाज संग बाय रविन्द्रनाथ टैगोर एट INC सेशन 1896। ये पूरी टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करिएगा, ओके। Then it became a rallying cry of the Swadeshi and anti-partition movement in 1905. Then it inspired revolutionaries such as Madam Bhikaji Kama, Madanlal Dhingra, symbolizing resistance and nationalism. Okay. Next topic है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। इसे रिलीज कौन करता है? पंचायत से पंचायती राज हो गया, ओके। और ये 2.0 रिपोर्ट है फाइनेंशियल 23-24 की। रिलीज कब हुई? पंचायती राज डे पे। पंचायती राज डे आपको पता है कब होता है? 24 अप्रैल 2026, मीन्स 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस होता है। ये एग्जाम में सेपरेटली भी पूछा जा चुका है कई बार, ओके। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती आपने देख लिया, ओके। अब इसमें देखो क्या है ना कि कुछ इंडेक्स में कुछ रिपोर्ट है, जैसे अपना जो उत्तर प्रदेश है वो स्टेट विद हाईएस्ट एब्सोल्यूट नंबर ऑफ बी ग्रेड परफॉर्मर या परफॉर्मर पंचायत। तो ये उत्तर प्रदेश है। इसमें कितनी 18,905 ऐसे हैं जो बी ग्रेड परफॉर्मिंग में हैं। मतलब ए ग्रेड में तो देखो, पहले ए ग्रेड में देखो, क्या उत्तर प्रदेश ए ग्रेड में है? नहीं है। ए ग्रेड में कौन सा है? त्रिपुरा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला। बी ग्रेड में उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ऐसे वाली स्टेट है, थोड़ा सा जो बड़ी स्टेट है, ओके। इसके बाद स्टेट विद हाईएस्ट एब्सोल्यूट नंबर ऑफ डी ग्रेड बिगिनर एंड पंचायत। देखो अपना परफॉर्मर बी ग्रेड में भी है और डी ग्रेड में भी है। डी ग्रेड में उत्तर प्रदेश के 6124 पंचायत होंगे, ओके। ये चीज़ें, इसके अलावा उत्तर प्रदेश इनमें नहीं है। बाकी एक जो फैक्ट है, नो ऑन बोर्डेड स्टेट, मतलब वेस्ट बंगाल सबमिटेड नो डाटा, मतलब इन्होंने पार्टिसिपेट ही इसमें नहीं किया। सोचिए ये सब मतलब वेस्ट बंगाल का है। बाकी थीम क्या है? थीम एक बार आप देख सकते हैं थोड़ा, जैसे थीम 1 क्या है? पोवर्टी फ्री इन्हेंस्ड लाइवलीहुड। उसके बाद 1 की पोवर्टी है, 2 का हेल्थ है। देखो थीम 1 क्या है? पोवर्टी, सेकंड हेल्थ। इसको आप मेंस में भी यूज कर सकते हो कि पंचायती राज के क्वेश्चन में थीम बता सकते हो कि एज पर पंचायती राज थीम 1 हमें कंप्लीट करनी है। थीम 2 क्या है? चाइल्ड फ्रेंडली। थीम 4 क्या है? वाटर से रिलेटेड। थीम 5 क्या है? क्लीनिनेस, ठीक है, क्लियर एंड ग्रीन पंचायत। थीम 6 क्या है? पंचायत विद सेल्फ सफिशिएंट। 6 में 6 सेल्फ, 6 यहाँ पे 6 और सेल्फ सफिशिएंट। उसके बाद 7 में सोशली जस्ट एंड सोशली सिक्योर्ड। 7 सिक्योर, ओके, ऐसे 7 ऐसे सिक्योर, ओके। उसके बाद 8 पंचायत विद गुड गवर्नेंस, 8 गुड गवर्नेंस। 9 का वीमेन फ्रेंडली, ओके। देखो इसको आप मेंस में यूज कर सकते हो अपने कई जगह पे। जीएस पेपर 1 में यूज कर सकते हो, जीएस पेपर 2 में यूज कर सकते हो, एसए में यूज कर सकते हो, ओके। उसके बाद कवरेज एंड पार्टिसिपेशन अंडर PA 2.1 रिकॉर्डेड पार्टिसिपेंट फ्रॉम 33 आउट ऑफ 36 स्टेट। देखो एक तो आपका वेस्ट बंगाल ही इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, ऐसे ही कुछ और भी स्टेट होंगे। तो वही है कि स्टेट में देखो 27 आउट ऑफ 28 स्टेट, मतलब वेस्ट बंगाल पार्टिसिपेट नहीं किया, बाकी सबने पार्टिसिपेट किया।
ठीक ऐसे ही यूनियन टेरिटरी में 6 आउट ऑफ 8 यूनियन टेरिटरी एक्सक्लूडिंग दिल्ली और चंडीगढ़। दिल्ली चंडीगढ़ में वैसे पंचायत मिलेगा ही नहीं, ओके, क्योंकि दे डू नॉट हैव ए ग्राम पंचायत, ओके, कंप्लीटली अर्बन है मान के चलो, इसलिए यहाँ पे 6 ही है 8 में से। उसके बाद यहाँ तक ग्राम पंचायत एंड इक्विवेलेंट लोकल बॉडी सबमिटेड वैलिडेट डाटा पीए, ठीक है, सब बेसिक चीज़ें हैं। अब देखो एक बात बताइए कि अगर A+ है तो वो अचीवर है, 90+ स्कोर होना चाहिए, ग्रेड और ए ग्रेड में फ्रंट रनर जिसका 75 to 90, और इसमें नंबर ऑफ पंचायत देखो 0, इसमें नंबर ऑफ पंचायत 3635। उसके बाद बी परफॉर्मर जिसमें 60 to 75, जैसे उत्तर प्रदेश है ना बी ग्रेड में ये रहा, तो इसके 118 8 to 5 इतने नंबर ऑफ पंचायत, ओके। तो ऐसे ही सीक्वेंस है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है। देन प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग रूल्स, हाँ देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये पास हुआ था 1 मई 2026 में, तो 1 मई वाला तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी साल की न्यूज़ है और इस साल आने वाले एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। देखो ये बेसिक है क्या, तो ये क्या करता है, प्रोवाइड्स नेशनल लीगल फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन गेमिंग, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ओके। ये क्या करता है, प्रोवाइड्स नेशनल लीगल फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन गेमिंग, बस इतना इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एग्जाम में मतलब आप देखो कोई न्यूज़ पढ़ो तो उस न्यूज़ को पढ़ के देखो कि ये कितना रिलेवेंट है, आपके टॉपिक को कितना रिलेट करता है। तो नो डाउट प्रमोशन रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्लू व्हेल वगैरह कई बच्चों की जान ले ली थी, तो वो सब ज़रूरी है, और कई लोग इसमें पैसा वगैरह लगा देते हैं, हार जाते हैं, तो वो सब भी चीज़ें ज़रूरी है। अब इससे इसमें की हाईलाइट क्या है, देखो क्रिएट ट्रांसपेरेंट सिस्टम टू क्लासीफाई ऑनलाइन गेम, पहले चीज़ तो क्लासीफाई करेगा। दूसरा दे डिस्टिंग्विश प्रोहिबिट ऑनलाइन मनी गेम्स फॉर परमिसिबल ई स्पोर्ट्स एंड ऑनलाइन सोशल गेम्स, ओके। तीसरा ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, इस्टेब्लिश करेगा। अब आपको एग्जाम में ऐसा दे सकता है, जैसे यूपीपीसी तो ऐसा नहीं करता कि क्या ये बॉडी एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी इस्टेब्लिश करेगी, तो बोलेंगे नहीं करेगी, तो बट एक करेगी, ओके, एज यूनिफाइड एंड डिजिटल फर्स्ट रेगुलेटर, ओके। बाकी इसमें और भी कई सारी चीज़ें, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा। यूजर्स कैन अप्रोच द ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी विद इन 30 days इफ़ दे आर डिससेटिस्फाइड विद द प्रोवाइडर्स रिस्पॉन्स। अब ऐसा नहीं कि आप 6 महीने बाद उठे और कहो भाई मुझे तो ये गेम पसंद नहीं था और ये सही तरीके से नहीं हुआ, ऐसा नहीं, आपको एक टाइम बाउंड पीरियड में आना पड़ेगा उसके पास। द अथॉरिटी शुड ट्राई टू डिस्पोज ऑफ अपील्स विद इन ए 30 days। देखो 30 डे के अंदर आपको अपील करनी, नेक्स्ट 30 डे में आपको डिस्पोज करेंगे। द केसेस शुड बी कंक्लूडेड विद इन 90 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेंट सब्जेक्ट टू द प्रोसीजर इन रूल 11। ओबियसली बात है, मतलब इन्होंने टाइम बाउंड कर दिया, ओके। उसके बाद 8th पोर्शन पखवाड़ा 2026, ये अगेन देखो, अब सबसे पहले अगर ऐसी कोई रिपोर्ट आती है, ऐसा कुछ होता है, तो आप उसकी मिनिस्ट्री याद रखिए। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, WCD, ओके, WCD, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ओके। 2.0 है। उसके बाद रिलीज़ कब हुआ, 23 अप्रैल 2026। देखो ये ऐसी स्कीमों के ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ओके। तो ये डेट याद रखिएगा, 28 अप्रैल 2026, ओके। 9th फ्रॉम 9th टू, ओके, इन्होंने टाइम लाइन है, तो ये टाइम लाइन तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी मैच द कॉलम में ऐसे दे सकते हैं कि जैसे 8th पोर्शन पखवाड़ा 9th to 23 अप्रैल तक चला है, और भी कुछ ऐसा चला हो तो उसके बाद हम दे सकते हैं, तो ऐसा दे सकते हैं, इसलिए डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद कहाँ हुआ है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली, ठीक है। लॉन्च टुक प्लेस ऑन 9th अप्रैल एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली अंडर द लीडरशिप ऑफ द यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी एंड मिनिस्टर सावित्री ठाकुर एंड सेक्रेटरी अनिल मलिक, ठीक है। तो यहाँ अन्नपूर्णा देवी ये इंपॉर्टेंट है, ओके, अगर आता है तो। बाकी ये जनरली कम पूछते हैं मिनिस्टर वगैरह, ओके। देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी इम्फेसाइज तो करेंगे ही, चाइल्ड इज द फाउंडेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग नेशन, पीपल्स मूवमेंट, ये सब ठीक है सब। हाँ, थीम उसके बाद इंपॉर्टेंट, जैसे इसके पहले हमने योगा डे की थीम देखी थी, अब यहाँ पे इसकी भी थीम देखिए, मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 years ऑफ लाइफ। ये थीम मैच कराने को पूछ सकते हैं, या फिर इसकी जगह पर दूसरी थीम दे सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ओके। बाकी इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं, मैसिव इथेनेसिया इन इंडिया।
देखो 11 मार्च 2026 ओके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था किसके रिगार्डिंग, हर्षित राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि हर्षित राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया किससे रिलेटेड है, तो पैसिव यूथनेसिया से रिलेटेड है। आप लोग को पता होगा ना कि हर्षित राणा मतलब 13 साल से सफ़र कर रहे थे 2013 से। ओके सफ़र्ड मतलब क्या हुआ था, इंजरीज आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम द बालकनी, बालकनी से गिरने के बाद इंजरी हुई, उसके बाद वो मतलब परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चले गए थे। ओके पीवीएस स्टेट जिसको बोलते हैं, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट। ओके विद क्वाड्रीप्लेगिया एंड 100% परमानेंट फिजिकल डिसेबिलिटी। बेसिक इस केस के बारे में बता देता हूँ। जैसे क्या एक था कि एम्स में ये एडमिट थे और इनके फैमिली वालों ने चाहते थे पैसिव यूथनेसिया कि मतलब हम अपने बेटों को ऐसे या बच्चे को फैमिली मेम्बर को ऐसे परेशान होता नहीं देख सकते हैं, इसलिए आप इनको पैसिव यूथनेसिया दे दीजिए। तो फिलहाल दे दिया गया है पैसिव यूथनेसिया उनको। ओके इनके फादर फर्स्ट दिल्ली हाई कोर्ट अप्रोच की 2024 में, देन सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद जस्टिस JB पर्दीवाला, जस्टिस K विश्वनाथन डायरेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 2 मेडिकल बोर्ड। ओके बट ठीक है, इसमें अब पॉइंट क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो इसमें अगर आपको कुछ न्यूज़ याद रखना है, हर्षित राणा 2013 का केस है। ओके 2026 में पैसिव यूथनेसिया दिया, और कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच JB पर्दीवाला थोड़ा इंपॉर्टेंट कम है, बट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस इंपॉर्टेंट है। जैसे ये लीगल बेसिस ऑफ द पैसिव यूथनेसिया लाइज इन द आर्टिकल 21, ये इंपॉर्टेंट है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटीज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, और इसमें दूसरे आर्टिकल दे देंगे, आर्टिकल 19 दे देंगे, आर्टिकल 14 दे देंगे, ऐसे ऐसे करके कन्फ्यूज कराएंगे आपसे। बट आर्टिकल 21 ये ब्रॉड है, काफ़ी अम्ब्रेला आर्टिकल एक तरीके से, इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज़ इंटरप्रिटेड आर्टिकल 21 टू इंक्लूड द राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, इसीलिए उन्होंने दिया राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। बाकी ठीक है, इसमें प्रोसीजर फॉर पैसिव यूथनेसिया प्राइमरी मेडिकल बोर्ड होगा, देन सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड होगा, मतलब ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन नहीं बनता है डायरेक्टली आपके एग्जाम के लिए। बट हाँ मेंस के लिए तो बन सकता है कि पैसिव यूथनेसिया से रिलेटेड आया, तो ऐसा केस आप दे सकते हो कि हर्षित राणा केस में प्राइमरी और सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड थे और उसके थ्रू इन्होंने ऐसा किया गया है। ओके फिलहाल उनको पैसिव यूथनेसिया दी जा चुकी है। अब मेजर जजमेंट क्या है, इसमें देखो कुछ और भी जजमेंट है पैसिव यूथनेसिया से रिलेटेड, जैसे मारुति श्रीपति दूबल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बॉम्बे हाई कोर्ट हैड हेल्ड दैट द राइट टू लाइफ में इंक्लूड टू राइट टू डाई स्पेशली इन केस ऑफ द एक्सट्रीम सफरिंग। ये पहले भी दिया जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट है इस वाले केस में। देन किरण ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये सब मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो आपको ऐसा तो है नहीं केवल प्रीलिम्स क्वालिफाई करके खुश हो जाना है, आपको मेंस भी क्वालिफाई करना है। अब अगर मेंस क्वालिफाई करना तो ऐसी न्यूज़ पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। आप इसको होलिस्टिक वे में कवरेज मानिए कि आपका जो मेंस है उसके लिए भी आपको पढ़ना है, अदरवाइज फ़ायदा नहीं है ना केवल प्रीलिम्स पढ़कर। ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 21 डज नॉट इंक्लूड ए जनरल राइट टू डाई। ओके ये इंपॉर्टेंट है, ये आप कोट कर सकते हो मेंस के एग्जाम में। देन हाउएवर इट लेफ्ट स्पेस फॉर डेटा फॉर द आइडिया ऑफ द डिग्निफाइड डेथ इन द टर्मिनल सिचुएशंस। देन अरुणा रामचंद्रा सनबॉग वर्सेस स्टेट यूनियन इंडिया। देन इसमें क्या हुआ, दिस केस गिव द फर्स्ट जुडिशियल रिकॉग्निशन टू द पैसिव यूथनेसिया, फर्स्ट जुडिशियल रिकॉग्निशन इस वाले केस में हुआ। तो 2-3 केस इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है अभी पढ़ रहे तो पढ़ लो, 4-5 पढ़ोगे तो आपको 1-2 याद रहेगा। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें ए 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हेल्ड दैट द राइट टू डाई विद डिग्निटी इज द पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। इट legally recognized passive euthanasia. It also recognized concept of the living will and advance directive. Okay. Then global position देख लेते हैं कि मतलब इंडिया में तो यही है। अब दूसरे स्टेट में, दूसरे वर्ल्ड के दूसरे मतलब स्टेट में कंट्रीज़ में क्या है, कंट्रीज़ फॉलो डिफरेंट मोड, जैसे नीदरलैंड एथनेसियन फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड आर लीगल अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशन। बेल्जियम में लीगलाइज्ड यूथनेसिया, लेटर एक्सटेंडेड इट इनटू द माइनर्स अंडर द सेफगार्ड। देन कनाडा में अलाउस मेडिकल असिस्टेंस इन डाइंग, जिसको मैड बोलते हैं, मैड वहाँ का प्रोग्राम है MAID मैड स्कीम, जैसे अपने स्कीम मैड फॉर ग्रीवियस एंड इरेमिडियल कंडीशन। स्विट्जरलैंड अलाउ असिस्टेड सुसाइड इफ नॉट मोटिवेटेड बाई सेल्फ इंटरेस्ट। यूनाइटेड स्टेट्स सम स्टेट अलाउ मेडिकल एड इन डाइंग अंडर डेथ विद डिग्निटी। जापान में नो स्पेसिफिक यूथनेसिया बट विड्रॉल ऑफ द लाइफ सपोर्ट इज
allowed in limited situation. Okay. Australian voluntary assisted dying has been legalized across all the 6 states under the eligibility safeguard. देखो बेसिक बात समझो कि इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड के कई सारे कंट्री हैं, नीदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा में, तो ये आपको याद नहीं रखना, बस ये है कि अगर किसी और कंट्री का नाम दे तो वहाँ भी पैसिव यूथनेसिया है, बेसिक ये है। और दूसरी चीज़ मेंस में आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, आप अच्छा नंबर गेंस कर सकते हैं। देन स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, नीति आयोग की रिपोर्ट है। पहली चीज़ ये स्कूल सिस्टम एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया किसकी रिपोर्ट? नीति आयोग की रिपोर्ट। ठीक है, इस रिपोर्ट का टाइटल क्या है? स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, टेम्पोरल एनालिसिस, पॉलिसी रोड मैप फॉर क्वालिटी इन्हेंसमेंट। ओके, ये रिपोर्ट का नाम है। अब इसी में डेटा है, देखो अब थोड़ा इसमें डेटा देख सकते हो। बाकी दो कभी भी क्वेश्चन आप पढ़ो ना तो आप ये सोचो कि आपके लिए वो कैसे इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है या मेंस में इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है। ओके, अब जैसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडिया हैज़ 14.71 लाख स्कूल सर्विंग मोर देन इतना, ओके, 24.69 करोड़ स्टूडेंट। बेसिक सी बात है। उसके बाद बाकी आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट ड्राज वन डाटा, तो बाकी इट यूजेस फाइंडिंग फ्रॉम द पताक राष्ट्रीय सर्वेक्षण, तो बेसिक चीज़ें हैं, तो उतना कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई डायरेक्टली क्वेश्चन बन रहा है। देन वन केस वन डाटा एंड सुसहायक। ओके, वन केस वन डाटा सुसहायक, ये थोड़ा देख लेते हैं क्या है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन अनदर स्टेप टुवर्ड फॉरवर्डिंग टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी इनेबल्ड जस्टिस डिलीवरी थ्रू टू डिजिटल इनिशिएटिव वन केस वन डाटा एंड सुसहायक। तो ये क्या 11 मई 2026, एकदम रिसेंट की न्यूज है। एग्जाम में आपके आने के बहुत ज़्यादा चांस है। ओके, आपसे सीधा पूछेंगे वन केस वन डेटा क्या है, तो ये डिजिटल इनिशिएटिव है टू स्ट्रीमलाइन केस मैनेजमेंट अक्रॉस डिफरेंट लेवल्स ऑफ द जुडिशरी। ओके, जुडिशरी से रिलेटेड है, जिसमें आपको डिजिटल इनिशिएटिव के थ्रू स्ट्रीमलाइन करना है केस मैनेजमेंट को। ओके, इट सिक्स इंटीग्रेट जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम तालुका कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, मतलब एक तरीके से जुडिशरी को इंटीग्रेट करने के लिए स्कीम है। सुसहायक क्या है? इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड चैटबॉट इंटीग्रेटेड विद सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट। सुसहायक, ओके, दिस चैटबॉट विल हेल्प लिटिगेंट्स एक्सेस कोर्ट रिलेटेड सर्विसेज मोर इजीली। बेसिक क्या है कि जो जुडिशरी की सर्विस है उसको एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे लाना है, और जो मतलब सिटीजन्स हैं उनको हेल्प देना, कि क्योंकि देखो जुडिशरी काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो नॉर्मल लोग को तो पता ही नहीं होता क्या होगा कैसे होगा, और बाहर के जो लॉयर्स हैं वो फालतू के पैसे फर्जी खाते रहते हैं इधर उधर के। तो नो डाउट लॉयर्स काफ़ी अच्छे भी होते हैं कुछ, बट कई सारे ऐसे होते हैं जो आपको केवल परेशान करते हैं। तो ये सुसहायक और वन केस वन डेटा के थ्रू इसको रेगुलेट किया जाएगा, बेसिक ये है। देन जननी प्लेटफॉर्म, जननी प्लेटफॉर्म क्या है? सबसे पहले मिनिस्ट्री याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, पहला क्वेश्चन। दूसरा जननी, जर्नी ऑफ एंटीनेटल, नटल एंड न्यूनेटल इंटीग्रेटेड केयर, बेसिक यही है। ठीक है, मिनिस्ट्री और ये दोनों याद किया। ये करे क्या? स्ट्रेंथन द मैटरनल एंड चाइल्ड केयर हेल्थ सर्विस इन द इंडिया थ्रू डिजिटल ट्रैकिंग, इंटरऑपरेबल हेल्थ एंड रिकॉर्ड्स एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग, ये इसका बेसिक काम है। ओके, देखो काम आपको पता चल जाएगा, बस क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखिए। ओके, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि मतलब मिनिस्ट्री पूछ लेगा, इसका ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, ऐसे हैं। बाकी इसमें इट कैन इंटीग्रेट किसके साथ? नेशनल प्लेटफॉर्म सच एज यू विन, पोषण के साथ, बस बाकी और इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी चाइल्ड का केयर करना है, न्यू बार का केयर करना है, ये सब तो बेसिक है, आप लगा लोगे, तो इसके लिए बार बार ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, देन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन बिल 2026, देखो 131st अमेंडमेंट, ये बिल नो डाउट पास नहीं हुआ है, बिल्कुल पास नहीं हुआ है, बट आपको मेंस में लिखने के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पास बिल्कुल नहीं हुआ है। ओके, 131st बिल एग्जाम में जनरली प्रीलिम्स में तो नहीं आता एग्जाम में। ओके, अमेंडमेंट एक्ट आता है, अगर कोई एक्ट बन गया तभी आता है। वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ऑन 16 अप्रैल 2026, बट on 17th April 20, it failed in the Lok Sabha as it could not secure the required special majority. In the voting, 298 members voted in favor, 230 members voted in against. Okay. A total 528 members were present and voting, and therefore 352 voters were required for its passage.
एज द रिक्वायर्ड नंबर वाज नॉट अचीव्ड द बिल फेल्ड बाई 54 वोट्स। ओके, अब इसमें क्या है, वन हैंड इट स्ट्रेंथन द आइडिया ऑफ वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। ओके, अभी क्या है ना कि जैसे उत्तर प्रदेश में तो यहाँ पर मतलब हाइपोथेटिकली मान के चलिए कि एक एमपी के पीछे एक एमपी को वोट करते हैं 10 लाख, ठीक है। और अब केरला मान लो, केरला में आपके पास एक एमपी को वोट करेंगे कितने लोग, 1 लाख। ओके, 1 लाख और ये 10 लाख, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जो केरला के एमपी है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो पर पर्सन है ना, एक पर्सन को ज़्यादा राइट मिला है। ओके, और यहाँ पे लोग ज़्यादा हो गए तो इनके वोट की वैल्यू कम हो गई। मतलब 10 लाख लोग मिल के पीछे जहाँ पे 10 होने चाहिए वहाँ पे 1 है, तो 1:10 का रेशियो हो गया। ओके, तो ये जो पीपल के राइट हैं उनका इक्वल वोट नहीं हुआ, तो इसी चीज़ को स्ट्रीमलाइन किया जाता है। बेसिक बात समझ लीजिए कि लोकसभा की सीट ये 550 से 850 कर रहे थे। ओके, 15 मेंबर्स फ्रॉम स्टेट और 35 यूनियन टेरिटरीज। बाकी इसमें आर्टिकल में चेंज किया कौन कौन से होता है, 55, 81, 170, 330, 332, 334A। ओके, तो बेसिक ये है। उसके बाद प्रोविजन फॉर अर्ली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 33%। ओके, बेसिक ये था कि ये जो वीमेन का 33% रिजर्वेशन, इसको भी मतलब कर रहे थे ये इम्प्लीमेंट। ओके, ठीक है। बिल अभी ये बना नहीं, इसलिए थोड़ा सा जो बैकग्राउंड था उसको हमने देख लिया है, आपको पता होना चाहिए। आपके प्रीलिम्स में तो शायद आने के चांस कम है, बट आप मेंस में इसका यूज कर सकते हो कि सीट एक्सपेंशन कैसे होना चाहिए, गवर्नमेंट ने ऐसा 131 बिल लाया था, ऐसा कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए। ओके, NCERT ग्रांटेड स्टेटस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी 2026। हाँ, ये देख लीजिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। NCERT क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। द स्टेटस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी अंडर द डिस्टिंक्ट कैटेगरी। The decision aligns with the vision of the National Education Policy 2020 NEP 2020 to strengthen the teacher education and research. NCERT is now empowered with independently offer degree programs। अब मतलब डायरेक्टली डिग्री प्रोग्राम ये ऑफर कर सकती है, डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरल, स्पेशलाइज्ड कोर्सेज, ये सारी चीज़। ओके, देन प्रोसेस टाइमलाइन क्या है कि देखो, फाइनल सिंपल बात समझ लो, NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल चुका है। ओके, बेसिक यही है, बाकी सारी कहानियाँ सब आप छोड़िए। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026। अब इसमें देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट है तो ठीक है, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो, ऑब्वियस है, प्लास्टिक वेस्ट है तो सीधा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज पे आ जाइए। ओके, अब इन्होंने एक्चुअली कुछ डेफिनेशंस रिवाइज किए। डेफिनेशन ऑफ एंड टू लाइफ डिस्पोजल हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड एनर्जी रिकवरी मेथड्स such as co-processing waste to energy, waste to oil, रोड कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड्स फॉर रिसाइकल प्लास्टिक, तो मतलब ठीक है, आप देख सकते हो। फॉर देखो, इसमें कुछ ग्रेड दिए गए, जैसे फॉर ड्रिंकिंग एंड वाटर पैकेजिंग जो ग्रेड है वो 0.49 से बड़ा होना चाहिए। रीयूज टारगेट इंक्रीज फ्रॉम 70% to 85%। तो बेसिक टारगेट है, इसको बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि ऐसा कुछ हुआ है, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। ओके, द जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट 2026। अब देखो, ये बिल नहीं है, ये एक्ट बन गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने, पार्लियामेंट ने इसे पास कर दिया और प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जन विश्वास क्या है, Amendment of the provision bills 2026 was introduced in the Lok Sabha on 27th March 2020. It was passed in the Lok Sabha on 1st April 2026. In the Rajya Sabha 2nd April, Jan Vishwas Act received the assent of the President on this। इसीलिए इसको एक्ट बोला, क्योंकि प्रेसिडेंट का असेंट भी इसको मिल गया है। यही चीज़ मैं बोल रहा था कि एक्ट जो बने वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है देख लेते हैं। Based on the 4 pillars, attempt to create a regulatory environment for the encourage compliance and simplify everyday interaction with the law, warning before the penalty। ओके, पहला। देन proportionate penalties, faster and fail resolution, dynamic penalty। ठीक है, ये मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जन विश्वास बिल। ओके, ऐसे गवर्नमेंट मतलब पब्लिक में कॉन्फिडेंस लाने के लिए ऐसे बिल ला सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसे ला सकती है। द एक्ट डिटरमाइंस सेवरल ऑफेंसेस एंड रिप्लेसेस इम्प्रिजनमेंट एंड सिविल पेनल्टीज इन मेनी केसेस। अंदर ड्रग, देखो अब बेसिक चीज़ें कि कैसे कैसे जन विश्वास ला सकते हो, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के थ्रू, नेशनल हाईवे एक्ट के थ्रू। ओके, जैसे
सिविल पेनाल्टी 10 लाख से 1 करोड़ इंस्टीड ऑफ इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट नहीं, आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। ओके, तो पेनाल्टी से थोड़ा सा डर ज़्यादा लगेगा, इसलिए द एक्ट रिमूव इम्प्रिजनमेंट टर्म्स इन द सम ऑफेंसेस। ओके, बेसिकली जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उसको सिंप्लीफाई करना है, ये चीज़ें। ओके, जन विश्वास एक्ट। ओके, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि किससे रिलेटेड है जन विश्वास एक्ट, तो एक आइडिया रहेगा तो अच्छा है। देन इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, ये हुआ था फैब 16-21, मतलब फैब 16 से 21 के बीच में 2026 में। तो एक बात समझो, जैसे अभी ये वाला है तो ये टाइमलाइन डायरेक्टली जम आ सकती है, मैच द कॉलम करके पूछ लेंगे कि फैब 16 2000 से 21 में ये हुआ था। दूसरा पोषण अभियान का दे दिया, ऐसे 3-4 दे दिया, उसका पूछ सकते हैं। लीडर समिट ऑन दिस इट वाज हेल्ड एट भारत मंडपम। पहला एआई समिट है, टाइमलाइन, दूसरा लोकेशन भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में है। और अब तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको माइटी बोलते हो, आईटी नहीं, माइटी। ओके, माइटी। इट वाज डिस्क्राइब्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट हिस्टोरिक एआई समिट। ओके, गलगोटिया वाला केस इसी में हुआ था ना, आप लोग को काफ़ी सुर्खियों में था उस टाइम। समिट्स गाइडिंग थीम वाज, देखो अब इसके बाद थीम आ गया। अब हमने 4-5 थीम पढ़ ली ना, ज़्यादा नहीं पढ़ी, 4-5 थीम पढ़ी है। इस थीम को एक साथ आप कर सकते हैं एग्जाम के लिए। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। ऑफिशियल लोगो क्या था समिट का, ये सितंबर 2020 अनवील हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, माइटी। ओके, इनके थ्रू रिलीज हुआ था ऑफिशियल लोगो। देन अब जैसे इसमें देखो 5 लाख है, 2.5 लाख स्टूडेंट, ये सब कुछ नहीं इंपॉर्टेंट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन पैक सिल्का डिक्लेरेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। पैक सिल्का डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो इंडिया ज्वाइन द यूएस लेड पैक्स सिल्का इनिशिएटिव टू सिक्योर सेमीकंडक्टर एंड एडवांस कंप्यूटिंग सप्लाई चेन्स। तो पैक सिल्का किससे रिलेटेड है, तो वो इसी से रिलेटेड है, एआई समिट वगैरह से रिलेटेड है। इसमें इंडिया ने ज्वाइन किया जिससे इनकी सेमीकंडक्टर एडवांस कंप्यूटिंग सप्लाई चेन नॉर्मल रहे। देन ज्वाइंट स्टेटमेंट इंडिया यूएस एआई पार्टनरशिप, ये सब तो मतलब वैसे ही। बाकी देख लीजिए कई सारे एआई टूल जैसे सर्वम एआई, ओके, एंड इट्स एप्लीकेशन मॉडल्स वर सो केस्ड एट इंडिया एआई समिट। इट इज इंडियाज ओपन सोर्स फाउंडेशन एआई मॉडल सूट, सर्वम एआई। देन अगला है सर्वम एआई इंक्लूड लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM एंड फॉर स्पीच विजन एंड टेक्स्ट। देन जननी, ठीक है, इनेया वॉइस ऑपरेटिंग सिस्टम was unveiled on 17th February. It is an 5 billion parameters voice AI model for Indian language, ठीक है, ये वाला GNANI.ai, इनिया वॉइस OS। देन बोध हेल्थ benchmark open data platform was launched at the summit. It enables privacy preserving AI evolution in healthcare. Then Sutra AI news anchor was introduced during the summit. It is an AI driven news समराइजेशन एंकर। तो बेसिक ये जो एआई हैं सारे इंडिया के हैं, ओके, इसलिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। ओके, बाकी ये सब तो ठीक है वैसे ही मुझे। देन अगला यूनियन टेरिटरीज लॉज बिल 20। अब देखो ये बिल है, अब इसको थोड़ा सा वेट करिए, इसको पहले एक्ट बनने दीजिए, ठीक है, उसके बाद इसको हम पढ़ेंगे। एक्ट बनते ही हम पढ़ लेंगे, अभी थोड़ा सा रुकते हैं इसमें। जैसे मेन ऑफ द यूटी बिल वाज टू ब्रिंग एग्जिस्टिंग लॉस रिलेटेड टू पुडुचेरी नेशनल एनसीटी दिल्ली जम्मू कश्मीर इन लाइन विद न्यू डिलिमिटेशन फ्रेमवर्क एंड प्रपोज्ड स्ट्रक्चर ऑफ वीमेन रिजर्वेशन। ठीक है, इसको एक्ट बन जाने दीजिए, तो हम बन जाएगा तो किसी न किसी करंट अफेयर में पढ़ लेंगे। इंडियाज फर्स्ट नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी, हाँ ये ठीक है। देखो अगर काउंटर टेररिज्म पॉलिसी कुछ ऐसा रहेगा तो कौन सी मिनिस्ट्री आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन इससे बनता है मिनिस्ट्री, तो आप ये आसान है, होम मिनिस्ट्री आप लगा दोगे। और रिलीज कौन करता है, जैसे आपको पता है कि होम मिनिस्ट्री सब करती है, ठीक है, सिक्योरिटी वगैरह अगर देखती है इंटरनल। उसके बाद रिलीज इंडियाज फर्स्ट नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी द स्ट्रेटजी प्रहार, ये मेंस जीएस पेपर 3 में काम आएगा आपके, जीएस पेपर 3 में ये वाला टॉपिक जीएस पेपर 3 में आप लिख सकते हो, ठीक है। देन मतलब क्यों लाया गया, क्योंकि पहलगाम जैसे टेरर अटैक हुए। इट सीक्स प्रोवाइड यूनिफॉर्म कोऑर्डिनेटेड एंड टेक्नोलॉजी अवेयर फ्रेमवर्क टू डील विद द टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग, रेडिकलाइजेशन, साइबर अटैक्स, ड्रोन बेस्ड थ्रेट, अटैक ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें।
द पॉलिसी स्टेट्स दैट इंडिया फेसेस टेररिस्ट थ्रेट्स अक्रॉस इंडिया लैंड एयर, बेसिक ठीक है सब। अब प्रहार इनिशिएटिव आपने देख लिया, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आल्सो फ्लैग द डेंजर ऑफ मिसयूज ऑफ CBR नेट मटेरियल, क्या है, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, एक्सप्लोसिव, डिजिटल। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ लिख सकते हो CBR NED मटेरियल को यूज करने से रोकना। बाकी ठीक है। अब आते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एट 25। ओके, देखो सबसे पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च कब हुई थी, PMGSY। ये प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, इसका डायरेक्टली डेट पूछता है कब लॉन्च हुई, 25 दिसंबर 2025, 25 दिसंबर 2025। ओके, विद ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी। इस दिन शायद 25 दिसंबर 2025 को, मतलब 2000, सॉरी 25 दिसंबर 2000, ये 2025 नहीं 2000 है, ठीक है, शायद मैंने 25 बोल दिया था। तो 25 दिसंबर को क्या होता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे होता है और सुशासन दिवस गवर्नमेंट मनाती है, शायद एक बार ध्यान दे दीजिएगा। ओके, यही डेट है। ओके, तो उसी दिन लॉन्च हुआ था ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो एग्जाम में डायरेक्टली ईयर पूछता है किस ईयर में लॉन्च हुआ, 2000 में, या कॉलम मैचिंग में देता है या फिर सीक्वेंस में असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाने को दे देता है, तो उसमें एक ये देता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एट 25। 25 साल हो गए 25 दिसंबर 2025 को, क्योंकि 2000 में लॉन्च हुआ था। ओके, completed 25 year in 2025. ओके, मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड पब्लिक सर्विसेज इन रूरल इंडिया। अब बेसिक चीज़ है, अब देखो ये डायरेक्टली डाटा पूछा जा सकता है कि अभी जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 में कितना दूर का डेटा हुआ है। तो टोटल 8,25,114 किलोमीटर of rural roads have been sanctioned under the PMGSY. Out of this, 7,87,520 kilometers of road have been completed, showing nearly 95% physical progress as of December 25. ओके, अब देखो कई फेज़ में लॉन्च हुआ था। फेज़ 1 2000 में लॉन्च हुआ, फेज़ 2 2013 में लॉन्च हुआ, फेज़ 3 2019। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि मतलब कब लॉन्च हुआ, तो 2000 में लॉन्च हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थर्ड, ये क्या है, मतलब ये लॉन्च होगा मार्च 2025 टू मार्च 2028, तीसरा वाला। ओके, तो ये चीज़ है, देख लेंगे यहाँ पे। बाकी ऑब्जेक्टिव वगैरह है तो ये अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप ईयर याद रखिए, इसमें डायरेक्टली ईयर पूछा जा सकता है और ये डेटा पूछा जा सकता है। ओके, एज बेस्ड सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्शन फॉर चिल्ड्रन। तो अभी देखो इंडिया मतलब इंडियन ने मतलब सेंट्रल ने नहीं लाया है, कर्नाटका ने किया है बजट में अपने, और उसके बाद आंध्र ने भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाया है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब कुछ स्टेट हैं जो एज बेस्ड रिस्ट्रिक्शन ला रहे हैं। ओके, रीजनेबल स्टेप्स टू प्रिवेंट चिल्ड्रन अंडर 16 फ्रॉम क्रिएटिंग रिटेनिंग अकाउंट्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा है कि रेगुलेशन। और वर्ल्ड लेवल पे कौन कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया इनेक्टेड द ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट सोशल मीडिया मिनिमम एज एक्ट। ठीक है, ये चीज़ें। अच्छा, इसमें आर्टिकल कौन कौन से आते हैं, 91 का A, 91 का 2, 19 का 2 और आर्टिकल 21 का A। ओके, ये सारे थोड़ा सा एक्ट आते हैं, बाकी ठीक है। ASI अप्रूवल फॉर एक्सकेवेशन एट द 8 साइट्स इन तमिलनाडु। देखो अब इसमें देखो क्या इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब ये थोड़ी पूछेगा कि भाई ASI ने क्या मतलब परमिशन दी, ये सब नहीं पूछता। ओके, आप डायरेक्टली पूछेगा कि मतलब जो लोकेशन से लोकेशन कहाँ की है। जैसे 11th फेज ऑफ किलाड़ी एक्सकेवेशन, किलाड़ी एक्सकेवेशन कहाँ है, तमिलनाडु, सिंपल ऐसे। अब जैसे 8 साइट है, किलाड़ी एंड इट्स क्लस्टर्स, जैसे इन शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट, पत्तीना मरुधुर डिस्ट्रिक्ट, थूथुकोडी, देखो किलाड़ी इंपॉर्टेंट है। देन करी वला मंथन वल्लूर तेनकासी मणिकोलई इन कुड्डालोर अची अदिचानूर इन विलापुरम कालाकुरुचि रीजन वेल्लोर इन कोयम्बटूर तेलंगानूर मंगलाडु इन सालेम एंड नागपट्टनम। ठीक है, तो ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्या है, रिप्रेजेंट करता है सिविलाइजेशन स्पैन रेंजिंग फ्रॉम द आयरन एज टू अर्ली अर्बन एंड मैरीटाइम सेटलमेंट्स इन तमिलनाडु। तो ये आयरन एज के आसपास की साइड को थोड़ा सा एक्सकेवेट करता है। ओके, इसलिए इंपॉर्टेंट है। किलाड़ी एक्सकेवेशन इसको बोलेंगे। तो ये चीज़ें हैं।
देन अगला डिफेंस फोर्सेस विजन 2047, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रिलीज डिफेंस फोर्सेस विजन। देखो अब बेसिक चीज़ें, ये विजन है तो इसको रक्षा मंत्री करेंगे, डिफेंस मिनिस्टर ही करेंगे। अब बाकी इसमें बहुत ज़्यादा वैसा कुछ बनता नहीं है क्वेश्चन। अभी 2047 का मैप, रोड मैप है। इरा ऑफ ट्रांजिशन टिल 2030, इरा ऑफ द कंसोलिडेशन 2030 से 40, इरा ऑफ द एक्सीलेंस 2040 to 47। ओके, देन आता है ज्ञान भारतम नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट सर्वे। तो अब देखो, पहले तो अगर ऐसा कोई सर्वे तो मिनिस्ट्री कौन सी है, अब नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट है तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो सकती है। देन ज्ञान भारतम नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट सर्वे रिलीज ऑन दिस डेट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ज्ञान भारतम इनिशिएटिव अनाउंसड इन बजट, ये थोड़ा सा देख सकते हैं कि बजट में अनाउंस हुआ है। बाकी इसमें 4 स्टेज सर्वे है, ये सारा कुछ छोड़िए इसको। जल जीवन मिशन, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। जल जीवन मिशन 2.0 कब लॉन्च हुआ? 10 मार्च 2026। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसको याद रखिएगा, इस डेट को याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी इसके लिए कितना बजट अप्रूव है वो भी देख सकते हैं। 8.69 लाख करोड़, कितना? 8.69 लाख करोड़, of which central government contribute 3.59 lakh. This amount is higher than the earlier approved 2.0 लाख करोड़। ओके, बाकी ठीक है। इसमें सुजलाम भारत विल बी डेवलप्ड प्लेटफॉर्म, सुजलाम भारत किससे रिलेटेड है? सुजलाम भारत आपको वाटर, सुजलाम है, सुजलाम से वाटर आप लगा सकते हैं। ओके, जैसे यूनिक सुजलाम विलेज सर्विस एरिया आईडी, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जल अर्पण इनिशिएटिव, हर घर जल, देखो ये मेंस में लिखने काम आएगा। जल अर्पण इनिशिएटिव हो गया, हर घर जल हो गया, जल उत्सव हो गया, ये सब वाटर की स्कीमें हैं जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। ओके, अब देखो एक तो ये है कि अभी दोबारा लॉन्च हुआ है 10 मार्च को। अब बात आती है कि जल जीवन मिशन कब लॉन्च हुआ था। तो जल जीवन मिशन लॉन्च हुआ था 15 अगस्त 2019 को। ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा कि डेट दे देगी मैच द कॉलम करके, तो आपको ये डेट याद रहेगी तो आप लगा लोगे। टैप वाटर सप्लाई टू एवरी हाउस होल्ड बाई 2024, जो कि बीत चुका है। ओके, एट द टाइम ऑफ इट्स लॉन्च ओनली 3.23 करोड़ 17% आप जो कि होते हैं रूरल हाउस होल्ड हैड एक्सेस टू टैप वाटर, तो इसी को करने के लिए लाया गया था। देन पीएम राहत स्कीम, ये लॉन्च किया गया है 13 फरवरी 2026। क्या है? प्राइम मिनिस्टर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट, पीएम राहत स्कीम। ओके, देखो आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि पीएम राहत किससे रिलेटेड है, तो जो रोड एक्सीडेंट है उससे रिलेटेड है। रोड एक्सीडेंट हॉस्पिटलाइजेशन एश्योर्ड ट्रीटमेंट, ओके, पीएम राहत। बाकी मोटर व्हीकल एक्ट, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एक लाइन देख लिया कि उससे रिलेटेड। देन एआई बेस्ड भारत विस्तार स्कीम, ये अभी तो फिलहाल थोड़ा रुक जाइए इसमें। देखो किससे रिलेटेड देख लीजिए। भारत विस्तार इज फार्मर सेंट्रिक एआई पावर्ड एग्रीकल्चर डेटा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च्ड। ओके, ये इससे रिलेटेड है, फैब की न्यूज है, थोड़ा पुरानी हो गई। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम मॉडिफाइड अंडर उड़ान स्कीम। ओके, ये आप छोड़ दीजिए, रीजनल कनेक्टिविटी, ये ठीक कनेक्टिविटी हो रही है आपकी, अच्छी चीज़ है। उड़ान के थ्रू हमने इसको पहले ही देख लिया ना। मोशन अगेंस्ट ओम बिरला एंड ज्ञानेश कुमार, हाँ देखो जनरली ऐसी चीज़ें होती नहीं है, ठीक है, बट ठीक है तो थोड़ा सा देख सकते हैं आर्टिकल वगैरह। ए टोटल ऑफ 42 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेटेड इन डिबेट फ्रॉम बोथ ट्रेजरी एंड अपोजिशन बेंचेस। द नोटिस ऑफ इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार वर रिफ्यूज्ड for the admission by the Lok Sabha Speaker and Rajya Sabha. The decision was taken after evaluation by Lok Sabha Om Birla and Rajya Sabha CP Radhakrishnan. बेसिकली ज्ञानेश कुमार को हटाने की मोशन दी गई थी बट इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसे केस में डायरेक्टली डिसाइडिंग ऑफिसर रिजेक्ट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, ये कंप्लीट उसके डिस्क्रिप्शन पे होता है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें देखो, अगर कुछ हुआ होता तो हम देखते, कुछ नहीं हुआ तो हम छोड़ दें। शांति एक्ट आ गया, इसको देख लेते हैं। ये कब हुआ? पास हुआ दिसंबर 2025। सीक्स टू कंसोलिडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन इंडियाज न्यूक्लियर लीगल फ्रेमवर्क इनटू ए सिंगल कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रक्चर। जो अपना न्यूक्लियर लीगल फ्रेमवर्क उसको सिंगल कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रक्चर में करना है। ओके, इसका टारगेट क्या है?
support India's clean energy transition and long-term objective of the 100 gigawatt nuclear capacity energy capacity by 2047। देखो 2047 बहुतों का टारगेट है, विकसित भारत हमें बनना है 2047 तक। इसलिए करंट स्टेटस ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पावर क्या है? न्यूक्लियर पावर हैज मेंटेन्ड ए स्टेबल रोल, contributes around 3% of total electricity generation with 3.1% 2024-25। अब देखो इंस्टॉल कैपेसिटी इतना है, ये सारा डेटा आप मत याद करिए, आप ये टारगेट करिए 100 गीगावाट बाय 2047, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, बाकी की हाईलाइट है, इसको आप छोड़िए, आपके लिए नहीं है। ओके, हटाइए इसको। रिपब्लिक डे 2026, देखो 26 में इंडिया ने 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है। ओके, कर्तव्य पथ पे न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इसकी थीम क्या है? 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। ठीक है, विथ थीम 150 ईयर्स ऑफ द वंदे मातरम, ब्लेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज कल्चरल हेरिटेज एंड लार्ज मिलिट्री सिविल सेरेमनी। ओके, in December 1929, Indian National Congress adopted the Purna Swaraj Complete Independence Resolution at Lahore session presided by Jawaharlal Nehru। ये मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है, आपको पता है। Then INC decided to observe 26 January 1930 as Purna Swaraj Day, when Indian pledged to reject British dominion state and strive to complete self-rule। Then between 1930 to 47, 26 Jan was celebrated annually as Independence Day आज पूर्ण स्वराज। अब देखो थीम इस बात की इंपॉर्टेंट है, 150 ईयर्स ऑफ द वंदे मातरम। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है किसकी थीम है, तो रिपब्लिक डे 2026 की थीम है। ओके, बाकी वंदे मातरम के बारे में हमने पढ़ ही लिया। ठीक है, अब देखो हाँ, चीफ गेस्ट एक बार देख सकते हो। चीफ गेस्ट इस बार के थे मिस्टर एंटोनियो कोस्टा, प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल, देन और उर्सुला वंडर लायन। देखो ये यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट थे और ये प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन, कोस्टा काउंसिल के थे और उर्सुला कमीशन के थे। उर्सुला वंडर लायन इनका बड़ा सा नाम है और कमीशन ज़्यादा डिजिट है, लेटर है, इसलिए इसके ये हैं और काउंसिल के ये थे और कमीशन के ये हैं प्रेसिडेंट। याद रखिएगा क्योंकि ये आ सकता है एग्जाम में। देखो अब टैबलुक सॉबलुक से सब नहीं पूछता है भाई, नहीं पूछता, इसको बिल्कुल नहीं पूछता। हाँ, ये देख सकते हैं उत्तर प्रदेश हाईलाइटेड बुंदेलखंड कल्चरल हेरिटेज अलॉन्ग साइड मॉडर्न डेवलपमेंट इनिशिएटिव। देन भाषनी एंड वाइस फर्स्ट मल्टी लैंग्वेज। देखो भाषनी भाषा से रिलेटेड है, वाइस फर्स्ट मल्टी लिंगुअल AI, ये हमने थोड़ा सा पीछे देख लिया, AI वाली सबमिट में था भाषनी वगैरह, तो उससे रिलेटेड है, तो ठीक है। तो बेसिक चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है आपके एग्जाम के लिए। ओके, हाँ, भाषनी क्या वो देख सकते हैं, इज ए नेशनल इनिशिएटिव एम्ड एट इनेबलिंग मल्टीलिंगुअल वॉइस इनेबल डिजिटल पब्लिक सर्विसेज अक्रॉस इंडिया, बस। और इसमें मोर देन 36 लैंग्वेज हैं और 22 लैंग्वेज वॉइस पे हैं, टेक्स्ट में 36 हैं, तो ठीक है, बेसिक है। सुप्रीम कोर्ट स्टेज 2026 UGC इक्विटी रेगुलेशन, काट दो इसको। उत्तर प्रदेश घरौनी एक्ट, देखो ये देख सकते हो, उत्तर प्रदेश रूरल पॉपुलेशन आबादी रिकॉर्ड्स एक्ट, पॉपुलरली कॉल्ड घरौनी एक्ट, was taken up and passed by the Uttar Pradesh legislature to provide a clear legal framework for rural residential property records created under the Swamitva program. Okay, the law is designed to institutionalize rural property record prepared through drone-based survey under the Swamitva scheme. Okay, स्वामित्व स्टेटस इन उत्तर प्रदेश क्या है? एज पर द लोकसभा एनेक्सर जुलाई उत्तर प्रदेश सोर्स टारगेटेड विलेज इतना ड्रोन, ये सब मतलब बेसिक समझो स्वामित्व क्या है उसी के बारे में बोला गया है। लीगल रिकॉग्निशन ऑफ रजिस्टरिंग स्वामित्व बेस्ड रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड को घरौनी बोलते हैं, प्रिपेयर्ड थ्रू सर्वे एंड रिकॉर्ड ऑपरेशन अंडर अर्लियर स्टेट रेगुलेशन आर डीम टू हैव बीन मेड अंडर दिस एक्ट इंश्योरिंग कॉन्टिन्यूटी एंड लीगल बैकिंग। ओके, देन पेनैयार रिवर वाटर डिस्प्यूट, पेनैयार रिवर वाटर डिस्प्यूट। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पेनैयार रिवर के बारे में, बाकी तो ये सब तो डिस्प्यूट तो चलते रहता है। ओके, पेनैयार रिवर ओरिजिनेट इन कर्नाटका, सबसे इंपॉर्टेंट, एंड फ्लोज थ्रू तमिलनाडु, बीइंग ए इंटर स्टेट रिवर इट्स एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट अलोंग टू वाटर
lies in Article 262 of the Constitution, interwater dispute resolution. ओके, बाकी ठीक है, इसमें थोड़ा सा स्टोरी दी है क्या कैसे, वो सब छोड़िए, बस आपको तमिलनाडु से निकलती है और मतलब केरला से निकलती है, तमिलनाडु में जाती है। ओके, इतना याद रखना। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल ये छोड़ दीजिए। ओके, ये सब ऐसे रूल पास होते रहते हैं। हाँ, ये देख लीजिए, बायोफार्मा शक्ति। बायोफार्मा शक्ति क्या है? इन द यूनियन बजट 26-27 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्लेस्ड बायोफार्मा बायोलॉजिकल मेडिसिन एट द सेंटर ऑफ द इट्स हेल्थ केयर एंड मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी। बायोफार्मा शक्ति ए डेडिकेटेड नेशनल इनिशिएटिव विद एन outlay of this 10,000 crore over 5 years aimed at strengthening India to end ecosystem for biologics and biosimilars. Okay, National Institute of Pharmaceutical Education and Research. देन अरावली, देखो अरावली हिल वाला जो डिसीजन है वो मतलब वो रिवर्स कर लिया गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बस एक बात आपको पता होना चाहिए क्या था उसका। इन 2010 स्टेटस फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया डिफाइंड द अरावली रीजन यूजिंग स्लोप बेस्ड साइंटिफिक पैरामीटर्स इंक्लूडिंग स्लोप ग्रेटर देन 3 degrees. ओके, ए फुट हिल बफर ऑफ द 100 meters and an inter hill distance of valley width of the 500 meter. ओके, अब बेसिक इसमें मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी ये सब मतलब बिल्कुल यूजलेस नहीं आएगा क्वेश्चन। देन ये इंपॉर्टेंट है, VBG रामजी एक्ट 225, क्योंकि ये एक्ट बन चुका है। ओके, सबसे पहली चीज़ तो ये पास कब हुआ? ओके, December 25 पार्लियामेंट इनेक्टेड द विकसित भारत ग्रामीण गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ओके, VBG रामजी, इसमें लास्ट वाला जी ग्रामीण एक्ट। द प्रेसिडेंट असेंट December 25 एक्ट इज पोजिशन एज स्टेचुटरी प्लेसमेंट ऑन दिस। ओके, ऑन July 1, 2026। देन इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखते हैं। प्रपोज टू रिप्लेस द महात्मा गांधी नरेगा 2005 विद ए न्यू स्टैट्यूटरी रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड एसेट द फ्रेमवर्क। गवर्नमेंट फ्रेम्स द ओवरहॉल एज एन अपडेट अलाइन विद द विकसित भारत 2047 विद स्ट्रॉन्गर कन्वर्जेंस अक्रॉस स्कीम एंड शार्पर फोकस ऑन द ड्यूरेबल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, देन की हाईलाइट देख लीजिए, इसमें क्या है ये आ सकता है। देखो, एक्ट इंक्रीज गारंटीज फ्रॉम 100 days to 125 days, ये पहला इंपॉर्टेंट की हो गया फैक्ट। दूसरा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मॉडल विद 60-40 सेंटर स्टेट और 90-10 नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट और यूटी के लिए। ओके, और यूटी विदाउट लेजिस्लेचर के लिए 100% सेंट्रली फंडेड। ओके, introduce a state-wise normative allocation decided by the center and it makes the state government liable for any spending beyond this allocation. Then the act mandate pause on scheme works aggregate to 60 days each year during notified peak agriculture season. मतलब जो आपका एग्रीकल्चर सीजन है, फसल की कटाई सोइंग और हार्वेस्टिंग, कटाई बुआई की टाइम पे आपको 60 दिन का पॉज मिलेगा, जिससे जो लेबर हैं वो एग्रीकल्चर के लिए आसानी से अवेलेबल हो, अदरवाइज एग्रीकल्चर वर्क के लिए लेबर अवेलेबल नहीं होते हैं। ओके, इसमें क्या है, इट एक्ट स्ट्रेंथन द प्लानिंग पाइपलाइन बाय रिक्वायरिंग वर्क्स टू बी डन फ्रॉम द विकसित ग्राम पंचायत प्लान ऑर्गेनाइज्ड अराउंड 4 themes: वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सट्रीम वेदर मिटिगेशन। ओके, विद द PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। देन फ्लैग होस्टिंग एट राम टेम्पल इन, देखो मतलब उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं रह गया है। नरेंद्र मोदी अटेंडेड द ध्वजारोहण उत्सव एट श्री राम जन्मभूमि मंदिर होस्टेड बाय धर्म ध्वज ऑन शिखरा। ओके, शिखर पर धर्म ध्वज, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है फिलहाल। जैसे आप देख सकते हैं ना कि इसमें क्या क्या थोड़ा सा हाईलाइट इसमें देख लीजिए। फ्लैग डिजाइन एंड सिम्बलाइज द right angle triangular measures 10 feet in height and 20 feet in length. Then radiant sun represent the brilliance value of the Lord Ram evokes Surya Vansh tradition. Om क्या करता है, symbolizing the spiritual connection between humanity and the divine. Then Kovidada tree क्या करता है, an emblem of the ancient wisdom and strength. The flag's saffron color is associated with the Sun dynasty Surya Vansh and reflect the ideals of the Ram Rajya. Then auspicious timing. The flag hosting took place during Abhijit Muhurt.
ओके, ए प्लानिटरी कॉन्स्टेलेशन डीम्ड ऑस्पिशियस बाय हिंदूज फॉर सच सिग्निफिकेंट रिचुअल। देन वाटर बजटिंग इन एस्पायरेशनल ब्लॉक्स। ठीक है, देखो ये आता रहता है, वाटर बजटिंग हम करते रहते हैं। ओके, तो मतलब थोड़ा सा वाटर सफिशियंसी को करने के लिए, जैसे कई सारे, जैसे नामची 90, मतलब कुछ एरिया हैं जो वाटर सीवियर शॉर्टेज फेस कर, जैसे नामची 94%, गंगीरी 60%, बालदियोगढ़ 53%। तो ये चीज़ है। बाकी सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन ऑन प्रेसिडेंशियल डिफरेंस। देखो प्रेसिडेंशियल डिफरेंस देख सकते हो, ये आप पॉलिटी में ऑलरेडी पढ़ते हो। बाकी इसमें एक बात मैं बता देता हूँ क्या है। देखो, प्रेसिडेंट यूज्ड आर्टिकल 143 टू रिफर 14 क्वेश्चन टू द सुप्रीम कोर्ट। द 16 प्रेसिडेंशियल डिफरेंस आस्किंग हाउ द आर्टिकल, ये सारे देखो ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, ये केवल टाइम वेस्टेज है, इसलिए इसको छोड़िए। कुछ होगा इंपॉर्टेंट तो मैं इसमें बता देता हूँ। मतलब ये तो बिल्कुल, देखो ये वाला सारा चीज़ ना एक बार देख लेते हैं, छोटा सा हल्का सा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 143 इम्पोज द प्रेसिडेंट टू सीक द सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी ओपिनियन ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ आर फैक्ट आर द पब्लिक इंपॉर्टेंस। नेचर ऑफ एडवाइस क्या है? ओपिनियन अंडर 143 एडवाइजरी एंड नॉट बाइंडिंग। ऑब्वियस बात है, कोई भी चीज़ें एडवाइजरी है प्रेसिडेंट को, बाइंडिंग नहीं है उसके ऊपर। ऑल मतलब सुप्रीम कोर्ट की ऐसी एडवाइज वगैरह से रिलेटेड। All other courts ought to be bound by this view of the court, even if it is advisory jurisdiction. President retains constitutional discretion to accept or reject and maintain institutionalized equilibrium. उसके बाद बेंच रिक्वायरमेंट क्या है? अंडर 145 का थी, सच डिफरेंस मस्ट बी हर्ड बाय द एटलीस्ट 5 जज, मतलब जिसको वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं। तो अभी अपील चल रही है, इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए। ओके, बाकी आगे आते हैं। इसमें तो और ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2000। देखो अब इसको मतलब पूरी ऐसे कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इसमें देख लीजिए कि जो सबसे ज़्यादा वोट विन की थी बीजेपी 89, जनता दल यूनाइटेड 85 और आरजेडी 25। ओके, और अभी एनडीए की गवर्नमेंट है वहाँ पे। ओके, और अभी तो सम्राट जी चीफ मिनिस्टर हैं। उस टाइम पे नीतीश कुमार बने थे, बट अभी सम्राट कुमार है। ओके, और बाकी देखो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के। ओके, बाकी 10th टाइम के थे, तो उत्तर प्रदेश के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सब छोड़ दीजिए। ओके, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स 24-27 सेंसस। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। देखो सेंसस का सब कुछ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये डेसिनियल पॉपुलेशन काउंट आफ्टर लॉन्ग गैप सिंस 2011। देखो 10 साल में होना चाहिए, बट अभी काफ़ी लंबा हो गया, लगभग 17 साल हो गया। तो इंडिया विल कंडक्ट ए 16th सेंसस ऑफ इंडिया इन 2027। ओके, द यूनियन कैबिनेट चेयर बाई प्राइम मिनिस्टर अप्रूव द स्कीम ऑन 12 दिसंबर 2025। ये डेट याद रख लीजिएगा, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ओके, विद एन एस्टिमेटेड आउटले ऑफ द, ये बजट भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है, 11,718.2.24 करोड़। ओके, अब देखो इसमें लीगल बेस क्या है? सेंसस एक्ट 1948 और सेंसस रूल्स 1990। ओके, नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 3 ऑफ द सेंसस एक्ट 1948 वाज इशूड। बेसिक चीज़ें हैं, किस मिनिस्ट्री के अंदर होगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इशूड नोटिफिकेशन सेंसस 2027। ओके, उसके बाद देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है इसमें कि ये 2 फेज़ में होगा। ठीक है, जैसे इसमें क्या है, इट विल रिकॉर्ड रिलीजन, लैंग्वेज, SC/ST डेटा, डेमोग्राफी, लिटरेसी, एजुकेशनल, इकोनॉमिक एक्टिविटी, माइग्रेशन एंड फर्टिलिटी इंडिकेटर्स। अब देखो इसमें सबसे पहले 2 फेज़ हैं। जो पहला फेज़ है अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा। इसमें क्या होगा? हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस ये होगा। सेकेंड फेज़ होगा पॉपुलेशन एनुमरेशन। पॉपुलेशन एनुमरेशन मतलब उनके डाटा, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी, माइग्रेशन, फर्टिलिटी, ये सारी चीज़ें विल बी कंडक्टेड इन फरवरी 2027। तो दूसरा फेज़ ये होगा। इन लद्दाख एंड स्नो बाउंड
नॉन सिंक्रोनस एरियाज पीई विल बी कंडक्टेड इन सितंबर। ओके, पॉपुलेशन एनुमरेशन सितंबर में होगा। ओके, ये बता दें बेसिक, क्योंकि वहाँ पे फैब में तो बस आ जाएगी ना, तो फिर थोड़ा टफ हो जाएगा। बाकी इसमें और तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब छोड़ दो आप। काशी तमिल संगम 4.0 लेट, देखो थीम देख लो, लेट अस लर्न तमिल एंड तमिल कदा कलम। ओके, काशी तमिल संगम होता रहता है अक्सर। ओके, ये 4.0 है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो कब कब हुआ है, 1.0 2022, 2.0 23, और ये 25, अब 26 में हुआ दोबारा। ठीक है, चौथा वाला। बाकी ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विद IIT मद्रास एंड BHU। देन PM सेतु इनिशिएटिव। PM सेतु इनिशिएटिव क्या है वो देख लेते हैं। देखो ये सब इम्पोर्टेंट तो नहीं है फिलहाल, सही से बताऊँ तो। ओके, अब बट न्यूज़ है, फिर आप कहो कि सब छोड़ दिए हैं इसलिए, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, PM सेतु आप ऐसे सीधा काट दीजिए। ये मतलब काफ़ी पुराना हो गया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट MSDE। एक्चुअली इसमें मतलब ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा कंक्रीट नहीं होता, सच्चाई यही। प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफॉर्मेशन अपग्रेड, अगर कुछ ग्राउंड लेवल पे अच्छा होता तो क्वेश्चन बनता है, अदरवाइज तो फिर ठीक है, न्यूज़ के लिए है। बाकी भरतपुर क्लस्टर देख सकते हैं कि जैसे ITI एट भरतपुर विल बी सर्व एज द हब, वाइल ITI एट धौलपुर, करौली, कमान, धींग एंड बयाना विल बी डेवलप्ड एज द स्पोकन स्टेट, मतलब वेस्टेज। इंडियाज फर्स्ट ड्यूगोंग कंजर्वेशन, हाँ ये देख सकते हैं, इंडिया का फर्स्ट ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है, पाल्क बे, लोकेटेड इन पाल्क बे, मार्किंग ए मेजर इंटरनेशनल एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंडियाज मैरीन कंजर्वेशन एफर्ट। बस इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर कुछ और है तो ड्यूगोंग का स्टेटस, IUCN रेड लिस्ट में ड्यूगोंग क्या वल्नरेबल टू एक्सटेंट है। ठीक है, वल्नरेबल टू एक्सटेंट। ओके, मतलब क्रिटिकल कंडीशन मान के चल रही है भी। बाकी ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में ही रखा जाएगा, क्योंकि काफ़ी मतलब एक्सटेंट साइड होता है। देन DNA बेस्ड असेसमेंट ऑफ एशियन एलिफेंट साई। देखो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि जो साई है उससे किससे रिलेटेड है, तो वो एलिफेंट का असेसमेंट है, ऑल इंडिया सिंक्रोनाइज एलिफेंट एस्टिमेशन। ठीक है, ये साई है, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट में लगा दोगे, DNA बेस्ड है, ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, इसको याद रखिएगा। हाँ देखो, अब इसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा एलिफेंट कितने हैं। ओके, कहाँ पे हैं। अब जैसे टोटल एशियन पॉपुलेशन में एलिफेंट 22,446 है, इनमें सबसे ज़्यादा कहाँ है, वेस्टर्न घाट में। ओके, वेस्टर्न घाट में 11,934 है, उनमें भी सबसे ज़्यादा कर्नाटका में है। ठीक है, टॉप कर्नाटका का है। ओके, देन आपका असम का है, फर्स्ट कर्नाटका, सेकेंड असम। ओके, थर्ड आपका तमिलनाडु। ओके, फोर्थ आपका केरला। ये सीक्वेंस है, आप सीधा केरला लगा दो, लेकिन ऐसा नहीं, फर्स्ट कर्नाटका, देन असम, देन तमिलनाडु, देन केरला, ये सीक्वेंस है। और बाकी सबसे ज़्यादा वेस्टर्न घाट, देन नॉर्थ ईस्ट हिल, देन शिवालिक हिल, ऐसे हैं। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2025। ओके, देखो ये देख सकते हो थोड़ा सा। अब इसको रिलीज़ कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया रैंकिंग्स 2025 बेस्ड ऑन नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2015। उसके बाद देखो क्या क्या पैरामीटर्स इसमें, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज 30%, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस 30%, ग्रेजुएशन आउटकम 20%, आउटकम आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी 10%, और परसेप्शंस 10%। ओके, बाकी देखो अब इसमें क्या है कि IIT मद्रास रैंक्ड फर्स्ट इन ओवरऑल कैटेगरी फॉर द 7th कंजिक्यूटिव ईयर्स। IIT मद्रास बढ़िया कर रहा है बेसिक ये। देन IIC बेंगलोर यूनिवर्सिटी कैटेगरी में फर्स्ट है। देन IIM अहमदाबाद रैंक्ड फर्स्ट इन मैनेजमेंट फॉर द 6th कंजिक्यूटिव ईयर। देन AIMS न्यू दिल्ली रैंक्ड फर्स्ट इन मेडिकल फॉर द 8th कंजिक्यूटिव ईयर। देन जामिया हमदर्द, मतलब ठीक है, आप इसमें देख लीजिएगा एक बार ऐसी नज़र से, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। IIT मद्रास IISc बेंगलोर याद रखिएगा। ठीक है, देखो अब जैसे मैनेजमेंट में अहमदाबाद है, न्यू दिल्ली एम्स मेडिकल में होगा, बेसिक सी बीच बात है। जामिया हमदर्द किस में है, फार्मेसी में है। हिंदू कॉलेज किस में है, फॉर 2nd कंजिक्यूटिव ईयर रिप्लेसिंग मिरांडा हाउस विच हेल्ड टॉप स्पॉट फ्रॉम 2017 to 23। देन नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर, लॉ स्कूल के लिए बेंगलोर वाला। ठीक है, ऐसे एम्स न्यू दिल्ली डेंटल के लिए भी एम्स न्यू दिल्ली फर्स्ट है।
इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए आपका यहाँ पे जो दिल्ली वाला इंस्टीट्यूट है ना IARI, ये रैंक एग्रीकल्चर के लिए होगा। जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता वाला पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में है। इग्नू न्यू दिल्ली रैंक फर्स्ट इन ओपन यूनिवर्सिटी फॉर द सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर्स। देन सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे रैंक फर्स्ट इन स्किल यूनिवर्सिटी फॉर सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर्स। IIT मद्रास फर्स्ट इनोवेशन कैटेगरी में। देन देखते हैं इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो ये कंप्लीट टॉपिक है आपका स्टैटिक का, कंप्लीट टॉपिक। आप इसको स्टैटिक में पढ़िए सीधा, यहाँ इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है भाई। स्टैटिक में अच्छे से पढ़ लीजिए, क्या इधर उधर करना है इसको। देन स्वच्छ, इसको आप स्टैटिक पढ़िए, ऐसा नहीं कि मैं इसको करें, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये स्टैटिक पोर्सन है, स्टैटिक पोलिटी, सीधा पढ़िए उसमें, आप टाइम वेस्ट मत करिए। ओके, मतलब बेसिक मैं समझा देता हूँ इसमें। देखो जो आपके मतलब पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं, सिंपल सा है, ठीक है, सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। स्टेट वाले कोई पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा का होता है। रिमूवल आर्टिकल 67 के थ्रू होता है, क्योंकि अभी रिमूव हुआ था इसलिए। देन वायु मतलब जैसे धनकर थे ना, रिजाइन किया था, इसलिए रिमूवल वाला आर्टिकल न्यूज में था। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025, देखो वायु सर्वेक्षण से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज होगा। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के थ्रू, बाकी ये सब चीज़ हैं। हाँ, इसमें देख सकते हैं पॉपुलेशन, देखो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में टॉप 3 सिटीज़ कौन सी है डिफरेंट कैटेगरी में। कैटेगरी 1 में पॉपुलेशन अबव 1 मिलियन, इंदौर मध्य प्रदेश। देन सेकेंड में जबलपुर मध्य प्रदेश। देन आगरा उत्तर प्रदेश, पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा में आगरा है जो उत्तर प्रदेश का है, वो भी अच्छा काम किया है। तीसरे नंबर पर सूरत गुजरात का भी है। बाकी हाँ, इसमें देख सकते हैं पॉपुलेशन बिटवीन 3 लाख टू 1 मिलियन, इसमें कौन से हैं, अमरावती महाराष्ट्र। देन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, झांसी उत्तर प्रदेश, इसमें उत्तर प्रदेश के 2 थे। बाकी सिटी पॉपुलेशन एबो 1 मिलियन में आगरा 3rd रैंक पे है, ये इंपॉर्टेंट है। यूपी का कानपुर 5th रैंक पे है। प्रयागराज 7वें रैंक पे है। वाराणसी 11, गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ, ऐसे। तो मतलब फर्स्ट 3 याद रखिए, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद। ओके, कैटेगरी 2 में कौन से यूपी के हैं, मुरादाबाद, झांसी। कैटेगरी 3 में अनपारा और रायबरेली। ओके, देन अंगीकार 2025 कंपेन, ये देखो अगर ऐसा कोई कंपेन है, ठीक है, तो क्या है वो देखिए। जैसे अंगीकार 2025 इज ए मास अवेयरनेस कंपेन एम्ड एट एक्सेलरेटिंग द स्कीम अंडर PMAYU 2.0. This campaign has been designed to speed up the process of application verification and expedite construction of the house already sanctioned under PMAYU. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इसकी मिनिस्ट्री है, बेसिक, और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट। अब जैसे यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा, मतलब ठीक है। हाँ, ये मेंस का थोड़ा सा बनता है कि जो अभी क्या है प्रेजेंट टाइम में टीचर स्ट्रेंथ क्रोर्स में है, तो टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इंक्रीज टू दिस अप फ्रॉम दिस। ओके, पीपल टीचर रेशियो क्या है, हैज इम्प्रूव्ड एट ऑल स्टेजेस, 10 फाउंडेशनल, 13 मिडिल, 17 मिडिल प्रिपरेटरी, 21 सेकेंडरी। मतलब ये टीचर मतलब रेशियो बता दें कि फाउंडेशनल में 10 है, 13 प्रिपरेटरी है, 17 मिडिल है, 21, जबकि होना कितना चाहिए, ठीक है, कन्फर्मेटरी बेटर देन डिफरेंस ऑफ 30:1, मतलब 30:1, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये रेशियो है। दिस इंडिकेट्स स्मॉलर क्लास साइज एंड स्कोप ऑफ मोर इंडिविजुअल ड्रॉप अटेंशन। ओके, बाकी ठीक है, सारी डेटा हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिएगा, बस ये याद रखिएगा, ये रेशियो 30:1। ओके, बाकी डिफरेंट लेवल पे क्या क्या वो ये है, और इतना होना चाहिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब देखो 130th अमेंडमेंट बिल, मैंने आपको समझाया जब तक बिल एक्ट ना बने उसे छोड़ देना। ओके, अब जैसे इसमें क्या है, रिमूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट आर एनी अदर मिनिस्टर इन द सेंट्रल आर ए स्टेट गवर्नमेंट इफ ही इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी ऑन अकाउंट ऑफ सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस। अब इसमें बिल में चेंज कौन, आर्टिकल में किस में चेंज, 75, 164, 239 AA। ओके, प्रोविजन ऑफ द बिल आर also extended to the UT of the Delhi, and 2 other separate bills have been introduced to apply the similar provision to the Union Territory of the Pondicherry and Jammu Kashmir. Okay, simple. National Sports Governance Act, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, अब कुछ इसमें कंक्रीट होगा तो है इंपॉर्टेंट, अदरवाइज नहीं, क्योंकि स्पोर्ट्स में ऐसे खूब पास होते रहते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है फिलहाल तो, बट हम मान के चलेंगे कि इफेक्टिव रहेगा। ओके, पॉजिटिव साइड सोचिए। चेयरपर्सन है सिटिंग फॉर्मर जज, देखो ट्रिब्यूनल में कौन कौन होगा, नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल। सिटिंग फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। इमिनेंट पर्सन इन पब्लिक लाइफ विद वाइड एक्सपीरियंस इन स्पोर्ट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और स्पोर्ट्स। उसके बाद मतलब ठीक है, बेसिक है, क्या ही क्वेश्चन, क्या ही पढ़ दे हो, ठीक है, बस एक याद रखो, चेयरपर्सन जो होगा सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। आप सुप्रीम कोर्ट आर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सिटिंग हो या फॉर्मर, दोनों, सिटिंग फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट का हो या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो, दोनों हो सकते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान, ये 9th एडिशन है, ये इंपॉर्टेंट है, 9th एडिशन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, 9th एडिशन। ओके, इसकी रैंकिंग देख लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब देखिए अगेन, मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन में इंदौर मध्य प्रदेश अगेन टॉप पे है, देन सूरत गुजरात है, नवी मुंबई महाराष्ट्र है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश है। ओके, और 3 से 10 लाख में अगर देखा जाए तो 3 से 10 लाख में नोएडा उत्तर प्रदेश का, ये याद रखिएगा, नोएडा उत्तर प्रदेश का 3 से 10 लाख में टॉप पर है। ओके, उसके बाद 5 से 3 लाख में न्यू दिल्ली NDMC, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, दिल्ली वाला, बाकी तो ठीक है। देन प्रेसिडेंशियल अवार्डीज स्वच्छ शहर इन 5 पॉपुलेशन कैटेगरीज, मोर देन 10 लाख में अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ, सारी कैपिटल सिटीज़ हैं, देख सकते हैं आप। लखनऊ है अपना मोर देन 10 लाख में प्रेसिडेंट अवार्डीज़ में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ओके, बाकी तो ठीक है। इसमें देख लीजिए, इसमें उत्तर प्रदेश की परफॉर्मेंस है स्वच्छ सर्वेक्षण में, डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। लखनऊ नगर निगम सिक्योर 3rd पोजीशन। ओके, आगरा नगर निगम 10th, गाजियाबाद 11th, प्रयागराज 12th, कानपुर 13th एंड बनारस नगर निगम 17th। गोरखपुर सिक्योर 3 से 10 लाख में 4th, मुरादाबाद 10th, ये वाला है मोर देन 10 लाख में, और ये 3 से 10 लाख में। ऐसे ही इन दी सर्वे प्रयागराज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द क्लीनेस्ट गंगा सिटी, प्रयागराज क्लीनेस्ट गंगा सिटी डिक्लेयर किया गया है। देन गोरखपुर सिक्योर 3rd पोजीशन में सफाई मित्र सुरक्षित शहर। ओके, देन स्पेशल इंटेंसिव रीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन बिहार, काट दो इसको, हम ऑलरेडी इसके बारे में जान चुके हैं, इसको बार बार यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है न्यूज इन शॉर्ट, इसमें देखिए, देखो PM सेफर साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, इसको छोड़ दो। युगीन भारत नेशनल म्यूजियम, ये इसकी क्या, टाइम एंड टाइमलेसनेस इज एक्सपेक्टेड टू ओपन इन बाई 20, मतलब नॉट इम्पोर्टेंट, काट दो इसको भी, ये सब नहीं आता है ऐसा। जम्मू कश्मीर क्रिसेंथिनम गार्डन, नहीं इम्पोर्टेंट। डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल, नहीं इम्पोर्टेंट, काट दो। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस री क्लासिफाइड लाइमस्टोन मेजर मिनरल, देखो ये क्वेश्चन आता है लेकिन ऐसे नहीं बनता है, सीधा मिनरल पे आता है। इंडियाज फर्स्ट गीगावाट स्केल डेटा सेंटर एंड AI हब विशाखा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियाज फर्स्ट गीगावाट डाटा सेंटर एंड AI हब कहाँ है, विशाखापट्टनम, ये इंपॉर्टेंट है। देन इंडियाज फर्स्ट कोऑपरेटिव मल्टी फीड CBG प्लांट, ठीक है, CBG प्लांट कहाँ, महाराष्ट्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कोऑपरेटिव मल्टी फीड CBG प्रोग्राम। देन OPM कल्टिवेशन लाइसेंस पॉलिसी, काट दो इसको। अप्रूवल ऑफ प्रपोजल ऑफ रीनेम केरला इज केरलम, ये सब नहीं आता। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, ये कुछ हो जाएगा तो हम देखेंगे, अभी तो फिलहाल नहीं है। ओके, थोड़ा सा इसमें प्रोग्रेस होने दीजिए। BSNL लॉन्च VO वाईफाई, तो VO वाईफाई किसने लॉन्च किया नेशन वाइड में, BSNL, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, गवर्नमेंट का है ओनली इसलिए। VO वाईफाई आल्सो कॉल्ड वाईफाई कॉलिंग अक्रॉस ऑल टेलीकॉम सर्कल इन इंडिया। ओके, इंडियाज मैरीटाइम डॉक्ट्रिन, चीफ ऑफ नवल स्टाफ रिलीज द अपडेटेड इंडिया मैरीटाइम डॉक्ट्रिन। ओके, कॉम्बैट रेडी, कोहेसिव एंड क्रेडिबल एंड आत्मनिर्भर फोर्स, ये चीज़ें देख लेना आप, थोड़ा मतलब इंपॉर्टेंट तो नहीं है फिलहाल। 150 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, भगवान जनजाति गौरव दिवस वाज ऑब्जर्व टू कॉमेमोरेट 150th बर्थ एनिवर्सरी, कब, 15 नवंबर 2025। ओके, बस इसलिए इंपॉर्टेंट है जनजाति, और वीक इनका क्या होता है, 1st to 15th नवंबर। देन सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक, ये इंपॉर्टेंट सब नहीं है। ओके, बाकी जैसे पोस्टेज स्टैम्प एंड 100 रुपये कॉइन, ये सब ठीक है, आता नहीं एग्जाम में। अबाउट 100 कॉइन एंड पोस्टेज स्टैम्प, कॉइन इज नॉन सर्कुलेटिंग
not meant for everyday transaction, primarily targeted at collectors and commemorative purpose। ठीक है। मेड ऑफ प्योर सिल्वर, भारत माता इमेज और आदर्श स्वयं सिंह, ठीक है, ये सब आता नहीं है। मॉडल यूथ ग्राम सभा, ये बिल्कुल नहीं इंपॉर्टेंट। मिशन डिजिटल श्रम सेतु, नहीं इंपॉर्टेंट। 9th इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ये देख सकते हैं। 9th इंडिया मोबाइल कांग्रेस यशोभूमि न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुई। इट इज़ एशियाज लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इवेंट। ओके, और इसका थीम क्या है? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, ये देख सकते हैं। वी राइज, वी राइज क्या है? वीमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म ऑफ नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद डीपी वर्ल्ड। वी राइज वीमेन एंटरप्रेन्योर रिमेनिंग री इमेजिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंटरप्राइजेस, ठीक है। वी राइज नीति आयोग का देख लेंगे। देन ध्रुव पॉलिसी काटिए। मेरी स्कीम मल्टी डिसिप्लिनरी, नहीं इंपॉर्टेंट। फर्स्ट डिजिटल फुल्ली डिजिटल लिटरेचर लिटरेट, हाँ देखो ये देख ले सकते हैं। फर्स्ट फुल्ली डिजिटली लिटरेट स्टेट, ये केरल है, केरल। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। देन इनॉग्रेशन ऑफ द ग्रीन मोबाइल इनिशिएटिव, ओके, ये कहाँ हुआ? हंसलपुर, गुजरात, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव हंसलपुर, गुजरात। लखनऊ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, ये सब काटिए भाई, ये सब नहीं आता। ओके।